प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ खड़े होकर सबसे पहले तो ये लग रहा है कि एमएलए के सामने बजट प्रेजेंटेशन हो रहा है। विधानसभा हॉल में सारे एमएलए बैठे हैं और उन्हीं के ही सामने जिस तरह का आई थिंक दिस एक्सीलेंट वेन्यू, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ भोपाल में, वो मुझे मालूम लगा भोपाल में शायद मैं 29वीं या 30वीं बार आ रहा हूँ बजट भाषण देने, यहाँ पहली बार आया। और भोपाल के लोगों का स्नेह तो मिलता ही रहता है, बट इतने सारे चेहरे अब जान पहचान वाले हो गए भोपाल में, ऐसा लगता है अपना ही शहर है। और आपके यहाँ चीजें मुश्किल से देरी से बदलती है, इतने सालों से तो आपके फोटोग्राफर साहब भी नहीं बदले। So, friends, my purpose of this budget, a discussion on this budget is not only discussion on the finance bill, जिसकी बहुत सारी चीजें आप सब लोगों को मालूम है, हम करेंगे, उनको भी करेंगे, but उसके पहले let us understand something which is more important than that. The backdrop of the budget, what is there in the economic survey, what happened immediately before the budget, what happened immediately after the budget. आप सभी लोगों को मालूम है बजट के पहले क्या क्या हुआ और बजट के बाद में क्या हुआ। मैं खाली सोने और चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईयू की और ट्रंप की भी बात कर रहा हूं। तो अभी बजट के इम्प्लीकेशंस पर जब सब बात करते हैं तो ये सभी चीजों को एक साथ समझना जरूरी है और उन सब का क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है आगे आने वाले 5 साल 10 सालों में, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो पहली चीज जो हमको समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इकोनॉमिक सर्वे में पहला चार्ट ये दिखाती है, एंड वी मस्ट नो, जैसे आप लोग कभी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5-10 म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कहाँ लगाएं, एक्सिस वाले में लगाएं कि एचडीएफसी वाले में लगाएं कि कोटक वाले में लगाएं कि इसमें लगाएं कि उसमें लगाएं, मिड टर्म में लगाएं, बैलेंस में लगाएं। आप अपने रिस्क प्रोफाइल देखते हैं और साथ में उन फंड की परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो जिस आदमी को, जो ग्लोबल बिजनेसमैन है, जब कभी वो पैसा लगाता है या वो फैक्ट्री सेटअप या बिजनेस सेटअप करता है तो वो सब कंट्रीज की परफॉर्मेंस देखता है कि मुझे पैसा लगाना है तो 100 करोड़ रुपया मैं कहाँ लगाऊं, मलेशिया में लगाऊं, बांग्लादेश में लगाऊं, इंडिया में लगाऊं, सिंगापुर में लगाऊं, दुबई में लगाऊं, कहाँ लगाऊं। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले अपना ये चार्ट प्रेजेंट करती है कि ये देखिए सारे कंट्रीज आ गए इसमें। जैसे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं वैसे आपके सारे कंट्रीज कंपेयर हो गए, एंड द ऑरेंज वन इज इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि हमको सबको पता है ये 2025 और 2026 कैसे साल निकले, और उन टर्ब्यूलेंट टाइम्स के बावजूद इंडिया में दुनिया में बेस्ट परफॉर्मर कंट्री इंडिया है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट इंडिया की है। और न केवल वो, इन टर्ब्यूलेंट टाइम्स में स्टेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ एकदम डिप हो रहा है या किसी टैरिफ की वजह से इंडिया डूब गया। दिस हैज नॉट हैपेंड। सो दिस इज व्हाट वी मस्ट नो, that we are pretty consistent in our growth despite global turbulences. This I need not explain, everyone knows that projected growth rate of India is between 6.8 and 7.2% for the coming year, and that is what is one of the leading or best rate in the world. This is important for us as a professional कि हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ डेफिसिट की कॉस्ट पे हो रही है, ग्रोथ होने का कई तरीके हो सकते हैं। ग्रोथ इसलिए भी हो सकती है कि सरकार
नोट छाप रही है, सरकार अपना डेफिसिट बढ़ा रही है, लेकिन यहां हम डेफिसिट में फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। पिछले साल से इस साल कम हुआ और इस साल से अगले साल डेफिसिट कम होने वाला, उसको बढ़ाया नहीं और उसके बावजूद ग्रोथ है। व्हाट डज दैट मीन? आपकी कमाई 1 लाख रुपए से 1.25 लाख हो जाए और आपका खर्चा 90,000 से 1,15,000 हो जाए, तो कमाई बढ़ने का कोई खास इफेक्ट नहीं आया। लेकिन कमाई 1 लाख से 1.25 लाख हो जाए और खर्चा 90,000 से 92,000 ही हो, then there is real impact. Now this is what is important to understand, that if there is no increase in deficit, rather it is reduction, and the growth is there is no increase in inflation. आपको लग रहा है 100 से 125 हो गए, लेकिन इन्फ्लेशन उस 125 की वैल्यू 100 वाली अगर है, then what is increase? So there is no increase in inflation, there is no increase in deficit, and still there is a growth. Now that is important, and that data brings India on a prominent stage on the global platform. Professional brothers understand this very well कि कैपेक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। नॉर्मली गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में 3 तरह के खर्चे होते हैं। एक वो खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट इस साल खर्चा किया और इसी साल मिलेगा। एक दूसरा खर्चा मजबूरी वाला, जो पिछले सालों में गड़बड़े हो चुकी है, उसकी वजह से खर्चा इस साल करना ही पड़ेगा, मे बी इंटरेस्ट ऑन लोन और व्हाटएवर। बट उसके बाद तीसरा खर्चा वो जो खर्चा आज कर रहे हैं और बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रा एक्सपेंडिचर। नाउ इफ दैट कैन इंक्रीज in 5 years from 19.4% to 30%, 31%, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे बजट में बिना घाटा बढ़ाए हुए इतना रूम है कि हमने 31% खर्चा को प्लान किया है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब आज खर्चा करेंगे और अगले 5, 7, 10 सालों में बेनिफिट मिलेगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दिस इज? इट इज ऑल ऑन इंफ्रा, वेदर इट इज डिजिटल इंफ्रा or physical infra, whether it is railways or airports or whatever, or roads. That is the amount of expenditure. If we want to see this, 30.6% translates to what amount? We can see on this slide 11,21,000 crore कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट हमारे बजट में है। 11,21,000। पहले तो ब्याज ही का फिगर इतना, ब्याज और रिपेमेंट का इतना ज्यादा होता था 10 साल पहले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था 7.5%, 10% बेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे ज्यादा आपने कभी देखा ही नहीं। अब ये 19 तो 6 साल पहले था 2020 में, और अब 30% पे ले आए। नाउ दैट्स अ हेल्दी बैलेंस शीट। किसी कंट्री की बैलेंस शीट हेल्दी है कि उसको सारा खर्चा, मजबूरी वाला खर्चा के बाद में चॉइस वाला खर्चा करने के लिए इतना रूम बाकी है। ये खर्चा हो कहाँ रहा है? नॉट ओनली द कैपेक्स बट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है? इफ यू आर प्लानिंग और एडवाइजिंग ए क्लाइंट जो इनमें से किसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सरकार का अलोकेशन किस मद में कितना है। इन पर्टिकुलर आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें 1 लाख करोड़ के ऊपर वाले फिगर कौन कौन से हैं। सो आप देखिए, सबसे बड़ा खर्चा डिफेंस के ऊपर, हायर देन डिफेंस इज ट्रांसपोर्ट। तो सरकार का सरकार अगले साल में जो खर्चा होने वाला उसमें ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रोड हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स बन रहे वो हो, चाहे नए रेल लाइंस बन रही है वो है, चाहे ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर बन रहा है वो है। Now that's the most highest expenditure, 5,98,520 crore. And thereafter you have defense. आपको मालूम है बहुत सारा डिफेंस में स्वदेशी चालू हो गया है। कंपोनेंट्स एंड वेंडर्स एंड एंशिनरी इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे इंडियन लोग
छोटे छोटे लोग मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ वाले टर्नओवर वाले लोग डिफेंस को सप्लाई करना चालू कर दिए। पहले डिफेंस को सप्लाई करने का बाद सोचते थे कि कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हो सकता है, 10,000 करोड़ का होना पड़ेगा, but not that. Now you'll find about 200 vendors in the country who are supplying to defense system. So because there is huge money in the market from the government side in defense procurement itne hai. Then rural development comes at number 3, 270. Home affairs comes thereafter. Agriculture is next. Education is after that. Energy is 1,09,000 crore. Health is 1,04,000 crore. And here we will stop because यहाँ तक सब 1 लाख करोड़ से ऊपर वाले हैं। तो मेजर गवर्नमेंट का पुश इन सेक्टर्स की तरफ है। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी पॉलिसीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलाइन हो रही है तो आप फायदे में रहेंगे। आपकी पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कॉन्ट्रेरी चल रही है तो आपको मुश्किलें आने वाली है। सो वी मस्ट माइंड वेयर आवर क्लाइंट्स आर देयर व्हेन वी एडवाइज आवर क्लाइंट्स। दिस इज एन इंटरेस्टिंग चार्ट। We hear about FII and FPI. We also know about FDI. But we must know the distinction between them कि इनका तीनों का अलग अलग जो डेटा है वो क्या इंडिकेट करता है, that we must know. So FII and FPI, foreign portfolio investments and foreign institutional investments. ये लॉन्ग टर्म होते हैं कि शॉर्ट टर्म होते हैं? शॉर्ट टर्म। मौका देख के आते हैं, अच्छा रिटर्न मिल निपट निकल जाते हैं, फिर अच्छा माहौल दिया, फिर आ गए। हर महीने एक डेटा पब्लिश होता है, इस बार FII कितना आया, इस महीने कितना गया। दिसंबर में देखते हैं रेट डॉलर नीचे जा रहा है, FII वापस बाहर जा रहे हैं, ऊपर आ रहा है, नीचे अंदर आ रहे हैं। दे आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अच्छा, FDI कैसा होता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ऑलवेज लॉन्ग टर्म। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। FII और FPI लिस्टेड में होता है इन्वेस्टमेंट। कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो, बाहर निकल जाओ। FDI कहाँ होता है? डायरेक्ट उस इंडस्ट्री में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोटर के यहाँ पर होता है। ये कितने साल के लिए होता है? 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो अगर FDI का डेटा अच्छा है, वो क्या इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंट्री के अच्छे हैं। FPI और FII का डेटा अच्छा है तो क्या इंडिकेट करता है कि अभी ठीक चल रहा है, अगले महीने टू महीने देखना पड़ता है उसे। FDI को देखना पड़ता है कि 5, 7, 10 सालों में इंडिया कैसा चलने वाला है, हाउ वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया। सो देयरफॉर मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं डेटा मैंने वो जानबूझ में हटा दिया है FII का, FPI का। मैं केवल FDI का डेटा दिखा रहा हूं आपको, which indicates how world looks at India in long term। तो आप ये देखिए, सबसे पहले इस मेन चार्ट को भूल जाइए, साइड वाले चार्ट को देखिए। नेट FDI टू इंडिया 2025 फाइनेंशियल ईयर, 2026 फाइनेंशियल ईयर। 2026 मतलब जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। 2025 से 2026 में FDI इनफ्लो में जंप हुआ है। अरे ये साल तो वो था जहां ट्रम्प का टैरिफ लगा था, सारा डिस्टर्बेंस था दुनिया का। उसके बाद सब दुनिया वाले समझ रहे हैं इंडिया में पैसा लगाना फायदेमंद है। इस साल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इस खराब साल में इंडिया में बाहर से जो पैसा नेट FDI टू इंडिया है, दैट हैज रादर इंक्रीज्ड। वो नहीं होता ट्रम्प टैरिफ तो पता नहीं कितना इंक्रीज होता, लेकिन उसके बावजूद भी इतना इंक्रीज हुआ है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट फिगर फॉर अस। कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड चार्ट, इसमें कई सारी लाइनें हैं, कई सारे बार्स हैं। जो ब्लू बार है दैट इज ग्रॉस इनफ्लोज इन इंडिया, जो ब्लू बार है, और जो येलो है वो इंडिया से जो पैसा बाहर गया वो है, और ग्रीन जो है वो नेट FDI बाय इंडिया, मतलब इंडिया
इंडिया वाले लोग इंडिया के बाहर जो एक्विजिशंस कर रहे हैं, इंडियन कंपनी को यूरोप में सब्सिडरी बना रही है, या सिंगापुर में अपनी कंपनी बना रही है, या अमेरिका में अपना ऑफिस सेटअप कर रही है, या अमेरिका में कंपनी के शेयर्स और स्टेक अक्वायर कर रही है, नेट एफडीआई बाय इंडिया। और ये जो डॉटेड लाइन है रेड, दिस इज नेट एफडीआई। पर इस नेट एफडीआई में ये एफडीआई में से वो एफडीआई भी माइनस है जो हमने बाहर इन्वेस्ट करा, वो भी माइनस करा, इसलिए ये डिप हो रही है। इंडिया में बाहर वालों ने इंडिया में पैसा लगाया, इंडिया वालों ने बाहर पैसा लगाया, ऐसे करके नेट माइनस में है। दैट इज फाइन, दैट इज रादर ए गुड साइन दैट पीपल आर लुकिंग इंडिया फॉर अपॉर्चुनिटी एंड इंडियन पीपल आर वेल्दी एनफ टू सी what they can acquire over the world to complete their business process, to complete their business integration. Now, so far as forex reserves are concerned, हमारे forex reserve 2015 में $341 बिलियन थे, वो 2026 में साल में उसके डबल $701 बिलियन है, double of what we were having in 2015. However, थोड़ा सा cautious होकर इस डेटा को देखना है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डबल कवर अवेलेबल है। इंपोर्ट कवर देखिए, पहले हमारे पास 9 महीने के इंपोर्ट का पैसा था, वो जो रिजर्व था, तो अब वो डबल हो गया, तो 18 महीने का होना चाहिए ना पैसा, बट ये 18 महीने का नहीं है, 11 महीने का ही है। So therefore, we don't have we have not doubled the cover, but still we have 11 months reserve, जो कि internationally बहुत healthy माना जाता है। 11 months reserve का क्या मतलब हुआ? 11 महीने तक हमारा एक भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक भी डॉलर एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक भी डॉलर एफडीआई नहीं आया 11 महीने तक, हमने $1 भी नहीं कमाया 11 महीने तक, तो भी हमारे इंपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंपोर्ट होते जाएंगे। 11 महीने के इंपोर्ट का पैसा रखा हुआ है, और 11 महीने में एक भी डॉलर नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे रिजर्व आज की तारीख में इतना है कि 11 महीने सब बंद हो जाए तो भी 11 महीने का पैसा रखा हुआ है। दैट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी हेल्दी बाय द वर्ल्ड बैंक। बिना नाम लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी देश के पास में 14 दिन का रिजर्व है, हमारे पास 11 महीने का, उनके पास 14 डेज का रिजर्व। नाउ दैट्स द डिफरेंस। उससे आपको मैग्नीट्यूड का अंदाजा लग गया होगा कि हम रेजिलिएंट कितने हैं। कोई हमको धमकी दे, कोई हमारा काम रोके, कोई एक्स टैरिफ लगाए, अभी 11 महीने तक, और उसके बाद भी अभी ये डेटा और दिखाऊंगा कि टैरिफ का इम्पैक्ट क्या आया। आई विल शो इवन दैट डेटा। ये पिछली स्लाइड में ये डेटा भी एक इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, कि हमारे पास कैपेक्स के लिए पैसा ज्यादा क्यों बच रहा है। बिकॉज हमारा एक्सटर्नल डेट, फॉरेन डेट 24% से 19% पर आ गया है 2015 से 2026 में। तो क्योंकि 5-6% डेट कम हो गया, तो ब्याज कम हो गया, रिपेमेंट कम हो गया, तो आपके कैपेक्स के लिए ज्यादा पैसा बच गया, और ब्याज की रेट कम हो गई क्योंकि कंट्री की रेटिंग हाई हो गई। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को जो ब्याज देना पड़ता है वो भी कम देना पड़ता है। फॉरेक्स रिजर्व ये मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने सब सेमिनार्स में मैंने देखा कि प्रोफेशनल्स को भी कुछ जगह यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो खाली क्लैरिटी के लिए बताना चाहूंगा। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं जो डॉलर में हमारे पास सोवरेन बॉन्ड से गोल्ड के, सोवरेन बॉन्ड से यूएस के या किसी और करेंसी के बॉन्ड से, वो फॉरेक्स रिजर्व कहलाता है। जबकि फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है जो चीज, जो करेंसी या जो चीज इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट के लिए काम आए, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व। हमको ऑयल खरीदना है, किसी भी कंट्री से, रशिया से खरीदना है या XYZ से खरीदना है, इंटरनेशनल मार्केट में हम ऑयल खरीदने उतरेंगे तो क्या चीज से पेमेंट करें कि वो देने वाला तैयार हो जाए, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व। तो उसमें खाली डॉलर नहीं आता है, उसमें गोल्ड भी आता है।
कंट्री का गोल्ड रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था हमारा फॉरेक्स रिजर्व है $701 बिलियन। तो $701 बिलियन का मतलब नहीं कि सारे डॉलर के बॉन्ड्स हैं, उसमें ये येलो पार्ट जो है वो गोल्ड है। 701 जो ऊपर लिखा हुआ उसके नीचे ग्रीन वाला तो बॉन्ड्स हमारे पास सोवरेन इंस्ट्रूमेंट्स है, बट वो येलो वाला गोल्ड है जो ओवर द पीरियड बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की क्रेडिबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। हो सकता है कभी किसी कंट्री ने ऑयल बेचने के लिए कहते डॉलर नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम? या डॉलर खुद ही पलटी खा जाए तो क्या करेंगे हम? या रशिया वाला जैसा कांड हो जाए कि डॉलर अकाउंट सीज, तो क्या करेंगे हम? We must not keep entire forex in terms of dollar. We must have some portfolio of metal which is accepted internationally. And gold is that currency which is accepted internationally. And therefore, पिछले 4-5 सालों में कोविड के बाद से सब कंट्रीज ने कि आरबीआई जो जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई है वैसे वेरियस नेशन स्टार्टेड बाइंग गोल्ड, क्योंकि उन्होंने कहा खाली डॉलर, उसके पहले तक सबका 95% डॉलर में ही रहता था। उसके बाद सबने गोल्ड खरीदना चालू किया कि सारे फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में रखने से तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गोल्ड में भी रखो। चाइना बिकेम द बिगेस्ट वन हु बॉट इट। अब तो छोटे छोटे सारे कंट्री गोल्ड खरीद रहे हैं कि सारा डॉलर में रखने की जरूरत नहीं है, कुछ गोल्ड में रखो। इंडिया ने भी गोल्ड में काफी रखा है, अभी भी और कोशिश कर रहा है। तो क्या इंडिकेशन जाता है? ओवर द पीरियड अगर इनस्टेबिलिटी डॉलर में रही तो गोल्ड का भाव कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप और हम और लेडीज गोल्ड खरीदती है, उसकी जगह रिजर्व बैंक गोल्ड खरीदने पर आ जाए अलग अलग कंट्रीज के, तो उनका टनों में क्वांटम होता है और वो खरीदना बंद नहीं होगा। तो इसका मतलब गोल्ड के प्राइसेस ये, अब वो डॉलर का उतना भरोसा वापस कभी नहीं आएगा कि सारे हर जगह डॉलर में ही रखे सब चीज, सब लोग काफी कुछ गोल्ड में रखेंगे। सो दैट मीन्स दैट गोल्ड प्राइसेस आर नेवर गोइंग टू, शॉर्ट टर्म की बात अलग है, वी आर टॉकिंग लॉन्ग टर्म इन दिस प्रेजेंटेशन, दे आर नॉट going to be under pressure in long term. I was talking about inflation. इस चार्ट में जो ग्रीन में है वो सारे वो कंट्रीज हैं जिनका इन्फ्लेशन कम हुआ है पिछले साल। जो ऑरेंज में है वो तीनों वो कंट्री हैं जिनका इन्फ्लेशन बढ़ा है। और हम कहाँ हैं? ग्रीन वाले में भी टॉप में, क्योंकि हमारा 2% इन्फ्लेशन कम हुआ है। जापान, ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम में तो इन्फ्लेशन बढ़ा है। आवर इन्फ्लेशन इज रिड्यूस बाय 2%। अमेरिका का इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है, हमारा 2% इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ है। ग्रोथ तो अमेरिका से ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन घट रहा है। दैट मीन्स नेट सेविंग्स दे आर मोर। ये चार्ट तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बजट के पहले बनाए हुए चार्ट के बाद में सिल्वर का क्या हुआ आपको सबको पता है। इस चार्ट को इसके आगे बनाया जाता तो क्या बनता, दैट ऑल ऑफ यू नो, आई नीड नॉट डिस्कस। बट इस चार्ट को दिखाने का एक पर्पस है, और दिखाने का ये पर्पस है, गोल्ड सिल्वर को तो आप सब ट्रैक करते हैं और सब जानते हैं, बट जरा कॉपर को देखना चालू करो। इट्स गोइंग टू बी द थर्ड इंपॉर्टेंट मेटल इन द वर्ल्ड विच कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्वर। धीरे धीरे कॉपर बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। ये ग्राफ देखिए, कॉपर की लाइन 32% सर्ज आया है, गोल्ड में 63%, सिल्वर में 103%, लेकिन 32% कॉपर में भी आया है। इसमें रूम अभी और ज्यादा है। वी मस्ट नो दिस दैट यहां पे अभी गुंजाइश काफी है। So far as unemployment data is concerned, if I start discussing this top data, तो इस हॉल में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा। इधर भी सरकार का डेटा मैनिपुलेटेड है, ये है वो है, तो उसको छोड़ देते हैं ऊपर वाले को। सरकार कहती है कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट की जगह अब 3.2 ही रह गया। लेट अस लीव दैट। मुझे रीजन मालूम है कि ये डेटा कैसे निकलता है और इसमें क्या रीजन है इसका ये होने का, बट
Let us not discuss that. But what is important for us to discuss is, पहले हमारी फीमेल कंट्री की फीमेल फोर्स में से 2017-18 में 23.3% अर्न करने के लिए काम करती थी और अब 41.7% काम करती है. That's a big data. That's a big change. अगर इतना बड़ा सर्ज आया है कि हमारी फीमेल कंट्री की वीमेन में से 41% अर्न करना चालू कर दिया जो 23% हुआ करता था. Now that is going to add to economy. GDP में ग्रोथ यहाँ से आएगी. So that is where which is being highlighted in economic survey. ये मेजर पुश है पुराने रेशो से इस रेशो में. Now ये इतने सारे पॉजिटिव चीज देखने के बाद ये एक पैसिमिस्टिक या नेगेटिव स्लाइड देखना जरूरी है. और ये क्या स्लाइड है? आप लोग सब लोगों का सवाल किसी इकोनॉमिस्ट से क्या होता है, 2026 में दुनिया कैसे होने वाली है, कैसा क्या रहने वाला है. 2025 तो सबने देखा कि कोई बेकार ही था. इकोनॉमिक मैटर्स के मामले में टर्ब्यूलेंट था. इधर लड़ाई हो रही है, इधर ये हो रहा है, इधर राष्ट्रपति को उठा के ले गए, इधर 2026 में दुनिया में शांति रहने वाली है, अच्छा रहने वाला है, खराब रहने वाला है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे रहने वाली है, इसके बारे में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इंडिया की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का प्रेडिक्शन है कि 3 सिनेरियो हो सकते हैं. सिनेरियो नंबर 1 जिसका चांस 40 से 45% है, वो कहते हैं सिनेरियो नंबर 1 जिसका 40 से 45% चांस है, वो है कि 2026 वैसा ही रहेगा जैसा 2025 था. 40 से 45% चांस, मतलब steadily increasing geopolitical and economic volatility, government intervention needed to manage expectation and manage disorders. ये रहने वाला है. और चांस भी बड़ा भारी भरकम 40 से 45%. चलिए एक चांस तो ये हो गया, बाकी 40% तो ये 60% में क्या आता है जरा वो भी देख लेते हैं, वो चांसेस क्या क्या है. सिनेरियो 2, सेकंड जो सिनेरियो है जिसका भी 40 से 45% चांस है, तो एक तो उन्होंने पहला वाला तो खराब बता ही दिया. दूसरा वाला क्या ऑप्शन बता रहे हैं सिनेरियो 2 कि उससे भी खराब हो और उसके चांस भी 40 से 45% है. वो कहते हैं डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन, इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी, वेपनाइज्ड ट्रेड, फ्रैगमेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, पॉलिटिसाइज्ड सप्लाई चेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये बढ़ जाएगा और उसका भी 40 से 45% चांस बता रहे हैं. मैं अभी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं. हेडिंग देखिए आप, ग्लोबल, ये दुनिया की बात है. तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट इस बैकड्रॉप को डिजाइन करके देखने के बाद बनाया गया कि दुनिया में ये होने वाला है, अब हम बजट कैसा बनाएं. इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमारा बजट ऐसा क्यों है, हमारे बजट में एलोकेशन कुछ चीजों पर ज्यादा क्यों है. उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे में ये चार्ट दिया हुआ है, ये सिनेरियो दुनिया में हो सकते हैं, अब हमको क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है. तो सिनेरियो 2 के भी जो 40 से 45% चांस है, वो कहते हैं 2026-2025 से भी खराब होगा दुनिया के लिए. तो भाई एक बताया बैड, एक बताया उससे भी खराब वर्स, तो एक ऑप्शन अच्छा वाला भी होगा, 2 बाकी बचे हुए परसेंटेज में. कहते हैं बाकी बचे हुए जो परसेंटेज है 10 से 20%, वो क्या चांस है, वर्स्ट वाले चांस. पहला वाला खराब, दूसरा उससे खराब, तीसरा वाला ये लिखते हैं 2008 वाला टाइम वापस आ सकता है, जबरदस्त रिसेशन और डिस्टर्बेंस का. उसके कोई आधा परसेंट 1% चांस नहीं बता रहे, बता रहे 10 से 20% चांस. सो 10 to 20% चांसेस 2026 के बारे में. दुनिया ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, उनका ये चांस है. लेकिन वो 2008 वाले रीजंस नहीं होंगे. 2008 में जो झटका लगा दुनिया में, रिसेशन आया, वो किसी और कारण से आया. ये कह रहे हैं इस बार के कारण ये होंगे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई सारे फ्रेजाइल बिजनेस मॉडल्स एक्सपोज हो जाएंगे। कई बिजनेसेस जो अभी आपको दिखते हैं बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत बड़े बड़े, वो एकदम धड़ाशाही हो सकते हैं। इट्स पॉसिबल। बहुत सारे ताले लग सकते हैं। अभी तक तो लग रहा है कि परफेक्ट चल रही है, 20,000 लोग काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये पता पड़ा यह आया जिसमें वो काम 20,000 जनों का काम 20 जने कर सकते हैं, वो आ गया, या उसकी जरूरत ही नहीं थी कि वो सारे बंद। इट्स पॉसिबल इन 2026 की बात कर रहे हैं हम, कोई 5-10 साल की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब 2026 के सिनेरियो थे। सो ये थर्ड सिनेरियो है। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब जो इंडिया के हैं वो कहते हैं इन तीनों में से एक होगा 2026 दुनिया के। सो नाउ दे कीप एडवाइजिंग द गवर्नमेंट अब हमारा बजट या फाइनेंशियल पॉलिसी या इकोनॉमिक डायरेक्शन कैसा होना चाहिए ताकि इंडिया इसमें नहीं फंसे, क्योंकि यहां का सीन तो दिख रहा है। So, what is the answer to this? स्वदेश, ये जो गड़बड़ चल रहा है तो दुनिया के साथ अब अपने आप को हम मर्ज कर लें तो जो दुनिया में होगा वो हमारे यहाँ हो जाएगा। अगर उनसे अलग रहना है कि जो दुनिया में हो वो हमारे यहाँ नहीं हो, तो वो कह रहे हैं फोकस ऑन स्वदेशी। पहले से ही फोकस है स्वदेशी पर, बट अब रीओरिएंटेड फोकस और उसके बेसिस पर एलोकेशन क्या है क्यों है। और आप सब लोगों को ये एग्जांपल्स मालूम है भैया, ये ऐसा सिनेरियो जब 3 ऑप्शन है, जब रिस्क इतनी बड़ी दिख रही है, और ये एग्जांपल हमको पहले के मालूम है कि चाइना ने क्या करा था, एक्सपोर्ट लाइसेंसेस बंद कर दिए थे कि जब डिस्टर्बेंस हुआ कि हम तो ये नहीं देंगे किसी को, दूसरी जगह की इंडस्ट्री बंद हो गई थी। और तो और हम एक नीदरलैंड तो बहुत छोटा सा कंट्री है, नीदरलैंड ने ये चालू कर दिया था, लेकिन चिप बहुत सारी बेचता है, तो नीदरलैंड ने चालू कर दिया मेरी ट्रेड डील में मेरे को ये बेनिफिट दो, नहीं तो मैं चिप नहीं दूंगा। ये दादागिरी चालू कर दीजिए छोटे से कंट्री। तो कह रहे ये अगर हो जाएगा, अगर हम चिप अपनी खुद नहीं बनाना चालू करें और ये सब हो गया, तो फिर जो दुनिया में होगा वो हमारे यहाँ होना ही है। 2026 में दुनिया के तो 3 सिनेरियो है, हमारे यहाँ फिर उसको बचाएगा कौन? So what they are saying is focus on Swadeshi for these reasons, and not only this, वो कहाँ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं ये सब होने के बाद कोई सप्लाई चेन काट दे, जैसे चाइना पहले हो चुका कि पीपल कंट्रीज कट देयर सप्लाई चेन्स, कि हम इंडिया को सप्लाई नहीं करेंगे या दुनिया में किसी को सप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहला तो ये करें कि हम स्वदेशी से एक कदम और आगे बढ़े इस बजट में, इसलिए वो स्वदेशी से एक कदम और आगे बढ़े हैं। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, कि अगर दुनिया अपने तार काट दे, इंडिया को अलग थलग कर दे, तो भी हमारा काम बंद नहीं। रेजिलियंस, हमको इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट उतना नहीं आए जितना दुनिया पर आए। तो आपके बहुत सारे बजट में एलोकेशन और पॉलिसीज वो दिखेगी कि आज की तारीख में जो इंडिया में नहीं, जिसकी वजह से इंडिया में कोई चीज ठप हो सकती है, उन पर पहले ध्यान दो, उन पर बजट एलोकेशन ज्यादा कर दो, ताकि दुनिया का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बढ़िया है। नॉट ओनली दैट, पॉलिसी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्टिव और, एक गोल और सेट किया है, और वो है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि अगर तार काट दे दुनिया तो प्रॉब्लम उनको हो जाए कि इंडिया के तार काटने से कैसे काम चलेगा, ये माल इंडिया से मिलेगा ही नहीं, या हमारा मार्केट बंद हो जाएगा, इतने सारे कंज्यूमर पब्लिक तो यहाँ बैठी हुई है, अगर तार काट दिए और वापस बदले में इंडिया ने भी काट दिए तो हमारा क्या होगा, मार्केट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमको वहां पहुंचना है, खाली स्वदेशी पे नहीं रुकना है, स्वदेशी से एक कदम आगे और उसके भी एक कदम आगे कि तार काटने से प्रॉब्लम उनको हो जाए, हमारे को तो नहीं हो, उनको ज्यादा हो जाए, हमको कम हो। तो हमारी पॉलिसीज का डायरेक्शन और एलोकेशन आपको सब जगह इस तरह का मिलेगा जहां पे वो इंडिस्पेंसिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि इंडिया के बिना दुनिया का काम नहीं चले। नाउ फॉर दैट रीजन ये जो इंफ्रा पुश है, मेजर इंफ्रा पुश आप सब लोगों ने बजट में दिखाई है। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत बड़ा बन रहा है। उसके अलावा ये सूरत से दनकुनी ईस्ट
करने वाला कॉरिडोर बन रहा है। ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ईस्ट वेस्ट को पूरा कनेक्ट कर रहे हैं, इस पर मेजर पैसा खर्च हो रहा है। देन ये जो रेड वाला दिख रहा है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये जो बुलेट ट्रेन होती है वो इस पूरे साउथ इंडिया में मुंबई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, पुणे, ये सब उस बुलेट ट्रेन वाले नेटवर्क से कवर हो रही है। Then what they are doing, 20 new national waterways connecting mineral rich areas, industrial centers and ports. आप सबको पता है कि इन waterways पानी से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट सबसे सस्ती होती है। एयर से तो सड़क की सस्ती होती है, सड़क से रेल की सस्ती होती है, रेल से भी आधी होती है पानी की कॉस्ट, क्योंकि पानी में पानी का खुद का जो फोर्स है उसकी वजह से फ्यूल कम लगता है। सो ये कह रहे जहां जहां पॉसिबल है और जहां हैवी ट्रांसपोर्टेशन होना है मिनरल्स वगैरह का, उन एरियाज में हम मेजर एलोकेशन किया है 20 न्यू वाटरवेज डेवलप करने के लिए। एंड दैट्स वन ऑफ द लीडिंग स्टेप। वो ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको अमाउंट बताया था खर्चा, ये कहां जा रहा है ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये फिर एयरपोर्ट्स जो 200 एयरपोर्ट का टारगेट है, प्लस ये वाटरवेज, so all this and apart from this रेयर अर्थ कॉरिडोर, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं जिस पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन माइंस को, रिजर्व्स को यूज करने में, उनका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करके उसमें निकालने का काम चालू करने की पर मेजर खर्चा कर रहे हैं। दैट्स वेयर ये जो स्वदेशी की बात मैंने बताया था कि एक तो हम रेजिलियंस डेवलप करें, ये काम चालू करते हैं तो हमारा रेजिलियंस डेवलप हो जाएगा। गवर्नमेंट का कैलकुलेशन क्या है? गवर्नमेंट का कैलकुलेशन ये है, और आप पिछले सालों का डेटा उठा के देखें और करेक्ट कैलकुलेशन है कि अगर इंफ्रा पर 1 रुपया खर्च होता है तो जीडीपी उससे 2.5 गुना ज्यादा बढ़ती है, मतलब 3.5 हो जाती है। वो एक तो होता ही है 2.5 प्लस। ये पास्ट का डेटा सब आप उठा के देखें, अगर 1 रुपया इंफ्रा पे खर्च किया तो जीडीपी 3.5 रुपया से बढ़ेगी। इसलिए ये इंफ्रा पर इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं ताकि उसके 2047 तक जीडीपी उसके 3.5 गुना से बढ़ जाए। That's why जो 5 लाख 6 लाख करोड़ का खर्चा का मतलब उसका 3.5 गुना कितना हुआ, उतना जीडीपी को इंक्रीज इंफ्रा पर खर्च करने से आता है। That's the support, that's the calculation, मैक्रो इकोनॉमिक कैलकुलेशन जो इकोनॉमिस्ट करते हैं वो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में खर्चा करें कि आपका जीडीपी में सबसे बड़ा पुश मिले। So they are doing this. Apart from that, there is a focus on 6 C's. कौन से 6? कौन से 6 C हैं जिन पर फोकस है? चिप्स, माइक्रो चिप्स, नैनो चिप्स। मिलीमीटर आप जानते ही होंगे, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर से छोटा नैनोमीटर होता है। आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड के चिप आते हैं वो नैनोमीटर साइज के होते हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सर्किट्स होते हैं और जिसपे सारा ऑटोमेटेड सिस्टम चल सकता है। दैट्स द साइज। चिप कहां लगता है? किसमें काम आता है? शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसमें चिप काम नहीं आता। गाड़ी में काम आता है, मोबाइल में काम आता है, लैपटॉप में काम आता है, वॉशिंग मशीन में काम आता है, मिसाइल्स में काम आता है। आप एक आध चीज सोच के देखो जिसमें चिप काम नहीं आता। यू विल नॉट फाइंड। जहां टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, स्लाइटली भी चिप काम आता है। चिप की बहुत सारे चिप से ही ऑटोमेशन हो सकता है। और चिप में स्टैंडर्ड क्या होता है कि चिप को छोटे से छोटा बनाया जाए तो बेस्ट बनता है, क्योंकि उसके डैमेज होने का चांस कम हो जाता है, उसमें कॉस्ट कम लगती है और इफेक्टिव उतना का उतना होता है। चिप कैसे बनता है? अपार्ट फ्रॉम द मेटल विच यू सी, सिल्वर एंड कॉपर एंड ऑल दैट, there are thousands of chemicals. They are called specialized chemicals. How many types of chemicals? There are different chips and different chemicals.
200 टाइप ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप, जो रेयर अर्थ मिनरल से बहुत सारे मिलते हैं उसमें। इंडिया में कितना चिप मैन्युफैक्चर होता है? 0 आज की तारीख। अब प्लान बनके चालू हो रहा है, अभी तक कितना होता है? 0। तो इंडिया चिप पर किस पर डिपेंडेंट है? बहुत सारे कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। जहां से मिल जाए वहीं से खरीद लेता है इंडिया, सस्ता मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, लगाने। किन्हीं लोगों को मालूम है 2019 में गाड़ियां की बुकिंग 8-8, 9-9 महीने चली थी। 18-19 में बुकिंग कराई, गाड़ियां 8 महीने नहीं आ रही, 9 महीने नहीं आ रही। चिप की सप्लाई बंद हो गई थी, तो गाड़ियां नहीं बन सकती। छोटी कंपनियों वालों ने जो कम कॉस्ट वाली कारें, उन्होंने क्या किया था उस समय? किसी ने खरीदी हो तो याद होगा, मारुति सुजुकी ने क्या किया था उस समय? तो उन्होंने कहा गाड़ी आप ले जाओ, जब चिप आ जाएगी तब हम आपके ये ऑटोमेशन और इंफोटेनमेंट के सिस्टम लगा देंगे, आप हमारे पास 4 दिन के लिए गाड़ी छोड़ देना, अभी आप बिना सिस्टम के आप खाली गाड़ी चलाओ, उसके लिए ले जाओ। लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो अपनी गाड़ी ऐसे दे नहीं सकते, और उसमें ज्यादातर चीजें ऑटोमेशन पर, लाइट भी उसमें ऑटोमेटिक होती है, वो तो बिना चिप के चल ही नहीं सकती, वो तो बंद ही हो गई थी उसमें। जैसे मर्सिडीज या BMW है, उसमें 9 महीने और 10 महीने की बुकिंग थी क्योंकि चिप ही नहीं आ रही थी। सो दैट इंपॉर्टेंट इज द चिप। ना मिक्सी बन सकती है, ना कार बन सकती है। और चिप की क्या इंपॉर्टेंस है आपको मालूम है? नंबर प्लेट्स में भी चिप होती है, गाड़ी में तो लगती है, आजकल गाड़ी के नंबर प्लेट में भी चिप होती है। आपने ये भी सुना होगा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि ये सारे टॉल्स हटा देंगे और 1.5 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। एक भी टॉल नहीं रहा, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉल में। अब कह रहे ऑल इंडिया में टोल ही नहीं रहेगा, क्यों? वो चिप से देख लेंगे गाड़ी कहां से कहां गई है, टोल लगा देंगे। ये वहां रुक के और उसका वो टैग से स्कैन करके काटने की जरूरत, 2 मिनट खराब करो और उसके टाइम खराब, उसके अलावा फ्यूल खराब, ये करने की जरूरत क्या है? हम वैसे ही ट्रैक कर लेंगे चिप से कि गाड़ी सूरत से इधर गई है, इधर से यहाँ गई है, इधर से यहाँ गई है, उसमें कितने टोल से निकली है, उसका टोल चार्ज हो जाएगा। चिप से सहूलियत कितनी है, लेकिन चिप से ट्रांसपेरेंसी भी कितनी आ रही है। मुझे जीएसटी का ईवे बिल वगैरह की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहां से माल चढ़ा, पहले उसको वो लगा, आप चिप से देख लो किधर से माल चढ़ा, कहां से गाड़ी है, गाड़ी भरी हुई है कि नहीं आई, ऐसे ही बता रहा है जीएसटी की सप्लाई हो रहा है। यू कैन ट्रेस इट थ्रू चिप्स। 1.5 साल के अंदर अंदर आपको कोई ईवे बिल के बिना आप देख सकते हो ये ट्रक वहां गया था कि नहीं गया था, कहां से कहां मूव हुआ। क्या आपको पता है 2023 में एक इंडिया में प्रोजेक्ट आया, जब मोबाइल बहुत ज्यादा खोते थे, चोरी होते थे, एक प्रोजेक्ट आया और 2023 से चालू हो गया वो। क्या आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दीजिए और जेब में रख लीजिए, तो भी आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी कि आप कहां कहां जा रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ दिस? ये 2023 ऑलरेडी चालू है। स्विच ऑफ करके आपके जेब में मोबाइल रख के आप आईटीओ को कहें कि साहब मैं तो अवेलेबल नहीं हूं, भोपाल में अवेलेबल नहीं हूं, आज इसका नहीं आ सकता, मैं तो बॉम्बे शादी में आया हूं। वो टेक्नोलॉजी से देख के बता सकता है भोपाल में ना। एक चिप से कन्वीनियंस, चिप के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं चलने वाला है, लेकिन चिप का इफेक्ट ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी इतनी जबरदस्त आनी है, शायद ही कोई, क्योंकि मोबाइल फोन तो एक तरीके से आपका आईडी बन गया आजकल, जिसके बिना एयरपोर्ट में भी एंट्री नहीं, जिसके बिना आप पेमेंट नहीं कर सकते, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और तो और क्रेडिट कार्ड में और चिप लगा हुआ है, आपके पास कुछ तो चिप वाला होगा जिससे आपको ट्रेस किया जा सकता है। या तो आप दुनिया से कट ऑफ होके हिमालय पर चले जाओ तो कोई चिप की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू वुड नीड चिप। समझे? तो नए पैन कार्ड देख लो, आप आधार, आप कुछ तो आईडी रखोगे, सब में चिप है। सो प्लीज माइंड focus is on self manufacturing of chip. ये एक सी कॉरिडोर ऑफ, ये सेकंड सी कॉरिडोर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। थर्ड इज कंटेनर्स। ये कंटेनर्स बनाने की इंडस्ट्री वो है हाईली कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें बहुत पैसा लगता है, रिटर्न बहुत लेट आता है, ज्यादा लोग नहीं बना सकते।
अभी गवर्नमेंट की एक कंपनी है, वो कंटेनर्स बनाती है, लेकिन बाकी कंटेनर्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और कंटेनर्स की जरूरत जब भी इकोनॉमिक ग्रो होती है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो दैट इज थर्ड सी। फोर्थ इज केमिकल्स। उसके लिए सुपर स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाने के लिए 3 केमिकल पार्क में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देयर आर 3 केमिकल पार्क्स where there will be several chemical industries on doing research and development and manufacturing of this. Then cloud data center. Data center के बारे में आप सब लोगों को पता है कि अमेरिका और चाइना में रेस चल रही है। अमेरिका नंबर 1 पे है अभी डेटा सेंटर में, और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके खुद के डेटा सेंटर उसके पास है। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा गैप है अभी अमेरिका चाइना में, लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका को सबसे बड़ा डर चाइना से है कि कहीं वो बहुत आगे नहीं निकल जाए। इंडिया भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में आना चाहता है, जिसके लिए खुद के डेटा सेंटर्स होने जरूरी है। तो हमारी बहुत सारी पॉलिसी डेटा सेंटर ड्रिवन बनाई है। अभी मैं इनकम टैक्स लॉ में जो चेंज किया वो बताऊंगा डेटा सेंटर से रिलेटेड क्या प्रोविजन आए हैं। कंटेंट इकोनॉमी, इस प्रेजेंटेशन में मैं ये भी बात करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे में पूरे 2 पेज लिखे हैं फिजिकल हेल्थ ऑफ सिटीजन्स पर, 2 पेज। पिछली बार मेंटल हेल्थ पर लिखे थे, इस बार फिजिकल हेल्थ। और 2 पेज लिखे हैं डिजिटल एडिक्शन पर, कि बच्चों के डिजिटल एडिक्शन से क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं। इकोनॉमिक सर्वे। सोशल प्रॉब्लम देखिएगा, कि कंट्री को की जीडीपी पर नुकसान हो सकता है अगर हमारे ह्यूमन कैपिटल को ये नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए ये सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, 15,000 स्कूलों को और 500 कॉलेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं क्रिएटर लैब से। खैर बच्चे को उतना ही मजा आए जितना ऑनलाइन गेम में और सोशल मीडिया में आता है, लेकिन उसके काम करने से कुछ क्रिएटिविटी से कुछ प्रोडक्ट डेवलप हो जाए। सो वी शुड एसोसिएट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू क्रिएटिव लैब्स। तो ऐसी क्रिएटिव लैब्स 15,000 क्रिएटिव लैब्स क्रिएट कर रहे हैं। So far as data center is concerned, अमेरिका अगले साल 2024 में जो अमेरिका ने 2025 में जो खर्च किया, $40 बिलियन खर्च किया। चाइना ने $10 बिलियन खर्च किया डेटा सेंटर पर, और हमने $7 बिलियन खर्च किया। कम नहीं है, लेकिन अमेरिका के कंपैरिजन में हम पीछे, बट वी मस्ट नो दैट्स वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड वी वुड लाइक टू रेस विद द वर्ल्ड। डेटा सेंटर पे अनाउंसमेंट्स आप सब लोगों को पता होंगे। ये जामनगर गुजरात में जो मुकेश अंबानी ने अपने मीटिंग में एजीएम में अनाउंस किया कि हम जामनगर गुजरात में कंट्री का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ला रहे हैं। और इसी तरीके से ये गूगल के साथ मिलके जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप में अडानी डेटा सेंटर ला रहे हैं, बहुत बड़ा। कहाँ ला रहे हैं? वाइजाग, विशाखापट्टनम में ला रहे हैं। तो ये 2 बड़े डेटा सेंटर अनाउंस हुए हैं। ये डेटा सेंटर हर कोई क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि इन डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और रिटर्न 5-10 साल तक जाता ही नहीं है। 5-7 साल तक तो रिटर्न ही नहीं आता। So that's important for us to know. And इसलिए ये पहली बार आपने ऐसा देखा होगा फाइनेंस बिल में, कभी 1 साल का एग्जाम्पशन आता है, 5 साल का आता है, SEZ में 10 साल का एग्जाम्पशन आता है। इस बार एक एग्जाम्पशन का एक प्रोविजन आया 21 साल के लिए, 2047 तक एग्जाम्पशन देंगे हम। इनकम टैक्स लॉ में ये चेंज करा है। किस चीज के लिए? कि कोई अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आके डेटा सेंटर लगाए और वहां से फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर सर्विसेज दे, उससे कोई प्रॉफिट कमाए, तो हम उनकी इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे 21 साल तक। 2047 तक देयर विल बी नो टैक्स। दे वांट टू ल्योर फॉरेन कंपनीज टू मेक इन्वेस्टमेंट बाय क्रिएटिंग सेटिंग अप डेटा सेंटर्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि अमेरिका की बराबरी करके इतने बड़े डेटा सेंटर लगा दें। तो कहते हैं हम कोई इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, आप तो आओ यहाँ लगाओ डेटा सेंटर। हाँ, उस प्रोविजन में ये जरूर लिखा है कि अगर वो डेटा सेंटर से इंडिया में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो
तो फिर उनको एक रीसेलर अपॉइंट करना पड़ेगा, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा और रीसेलर वाली इनकम पे तो इंडिया में टैक्स लगेगा। सो दिस इज व्हाट दे हैव ब्रॉट इन एज एंट्री नंबर 13C इन Schedule 4 of 2025 इनकम टैक्स एक्ट। 2025 का इनकम टैक्स एक्ट पिछले साल ही 2025 में पास हुआ था, अभी 3-4-5 महीने पहले। उसके लाने के बहुत सारे रीजन थे। एक रीजन ये भी था 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे ABCD लग गए थे, गिनती डिस्टॉर्ट हो गई थी। 43A, 43B, 80H, कहां तक गिनती चली गई। तो उसको क्लीन करके एक्ट को रीराइट करना, गिनती वापस से लिखना, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन बनाना, दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। वो 2025 वाला एक्ट इंप्लीमेंट कब से होना है? 1/4/2026 से। और उस इंप्लीमेंट होने के पहले यहां भी गिनती डिस्टर्ब हो गई है। 2 तो सेक्शन डिलीट हो गए उसमें से। तो पहले दिन जिस दिन एक्ट चालू होगा उस दिन ही उसमें 2 सेक्शन गायब हो गए, क्योंकि वो 2025 में तो बना और 26 में अभी उसमें सेक्शन डिलीट हो गए। और ये देखिए एग्जामिनेशन की एंट्री में 13 में 13C लग गया। So this amendments have come. Of course, they are necessary, but what I am saying is that the new act would not be as cleanly numbered as it was thought. बहुत सारे जने इकोनॉमी पर जब बात होती है तो ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या हुआ साहब, ये डॉलर तो रुपया तो 92 पे चला गया। ऑफ कोर्स ये बजट के बाद में 90 के क्लोज आया, टैरिफ हटाने के अनाउंसमेंट के बाद। तो रुपया इतना वीक हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इफेक्ट है, क्या नहीं है, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। इस चार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, क्योंकि हम जितना समझ रहे हैं रुपए को, रुपए का बेंचमार्क क्या है, रुपए को इवेल्युएट कैसे करते हैं, बेंचमार्क किससे करते हैं? डॉलर। वीक हो गया या स्ट्रांग हो गया कैसे देखते हैं कि आप 92 हो गया कि 87 हो गया। अब देख रहे 87 से 92 हो गया तो वीक हो गया। तो हमने बेंचमार्क बना रखा है डॉलर। जरा ये देखिए कि डॉलर का खुद का क्या हाल है, हमारे बेंचमार्क का क्या हाल है, वो भी तो देखें, जिससे हम अपने आप को नापते हैं। इसके कंपैरिजन में हम कहां खड़े हैं, उसका खुद का क्या हाल है। डॉलर का इंडेक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड DXY इंडेक्स। डॉलर का बेंचमार्क क्या है कि डॉलर वीक हुआ है कि स्ट्रांग हुआ, उसका बेंचमार्क क्या है? डॉलर का बेंचमार्क होता है 6 करेंसीज का एवरेज, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। इन 6 का एवरेज से डॉलर को देखते हैं कि डॉलर वीक हुआ है कि स्ट्रांग हुआ है। तो अब ये देखिए डॉलर इन 6 के कंपैरिजन में जो पहले 110 पे था वो अब 91 के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो वो डॉलर खुद ही वीक हो गया और हम डॉलर के कंपैरिजन में और वीक हो गए। राइट, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। तो खाली हम रुपया डॉलर से समझेंगे, ये पता नहीं हम जिससे नाप रहे हैं वो खुद ही गड़बड़ हो गया। ग्लोबल करेंसी, सपोज डॉलर को ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं माने और वो ये 6 आ जाए तो हम कितने वीक हो गए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट प्लीज माइंड, weakness of a currency does not represent weakness of the economy of that country. दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। करेंसी का स्ट्रॉन्ग और वीक होना और कंट्री का स्ट्रॉन्ग और वीक होना दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। करेंसी का वो वीक और स्ट्रॉन्ग होती है जब उस करेंसी की डिमांड सप्लाई कम ज्यादा है। रुपए में कम ट्रेड होंगे, करेंसी वीक होगी। डॉलर की डिमांड ज्यादा रहेगी इंटरनेशनली तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक दैट। एट द सेम टाइम वन ऑफ द रीजन इज, दुनिया में सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कौन है करेंसी का, कौन सा कंट्री है? चाइना। लगातार 30 सालों तक अपनी करेंसी को वीक करता गया। क्यों? कंट्री वीक नहीं हुआ, करेंसी को वीक करता है। करेंसी को वीक करने से क्या होता है, कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाता है एक्सपोर्ट में।
हमारे 92 होने से एक्सपोर्टर का बड़ा फायदा होता है, राइट? इंपोर्टर का नुकसान होता है। डॉलर 92, डॉलर 100 रुपया हो जाएगा तो इंपोर्टर का नुकसान होगा, एक्सपोर्टर का फायदा होगा। कॉस्ट तो यहां की लगेगी, जो रुपया मिलेगा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो जो एक्सपोर्ट बेस जिनका टारगेट है कि हमको एक्सपोर्ट पे अपने कंट्री को डिपेंडेंट रखना है, उनको डिवेल्प करने में फायदा है। इंपोर्ट बेस्ड जो कंट्रीज है, कंजम्पशन बेस्ड, अमेरिका जैसे, उनको मजबूत करने में फायदा है, वीक करने में फायदा नहीं, क्योंकि इनको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने में अगर डिवेल्यू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उनका तो मजबूत होगा तो अच्छा होगा, उनको सस्ते में मिलेगी चीज। इंडिया का टारगेट इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना है कि एक्सपोर्ट बेस्ड? डेफिनेटली इंडिया का टारगेट एक्सपोर्ट बेस्ड बनना है, हमको इंपोर्ट बेस्ड नहीं बनना है। वहां तो सेल्फ रेजिलिएंट होना है और इतना प्रोड्यूस करना है कि दुनिया का काम हमारे बिना नहीं चले। तो हमको धीरे धीरे डिवैल्यू होने में फायदा है। तो वो भी पीरियड में डिवैल्यू ही होने वाली है, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट रिवर्स हो सकता है एक्सपोर्टर्स पे, हमारे बाकी प्लान से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। That's why this is a policy measure where ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वापस 45 रुपया था और डॉलर मिलने लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, नहीं तो कंट्री को बहुत नुकसान हो जाएगा। So ये रीजंस हैं रुपए के वीक होने के, FPI आउटफ्लोज, यूएस टैरिफ प्रेशर, हाई डॉलर डिमांड, डॉलर मजबूत हुआ इसलिए भी रुपया नहीं हुआ, टैरिफ प्रेशर तो इसलिए, और आरबीआई इंटेंशनल नॉन इंटरवेंशन। आरबीआई का होने दो, 92 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, हम इस पे हाथ नहीं लगाएंगे, इस पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको चले दो। दैट्स वन ऑफ द रीजन, बिकॉज उनको फायदा दिख रहा है। So when we talk of the tax changes, इसको तो बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बजट चलते चलते स्टॉक मार्केट ने जोरदार झटका दे दिया, एसजीटी की वजह से ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर थोड़ा सा बढ़ाया टैक्स, जिसका रीजन उन्होंने बताया कि वी डोंट वांट स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन टू रूल द मार्केट, वी वांट टू डिस्करेज दैट। स्पेकुलेशन में, इसमें एफएनओ में कौन कमाता है? आप एफएनओ का नेट बैलेंस देखेंगे तो नेट बैलेंस लॉस का ही करता है, हर आदमी लॉस ही करता है, 80% लोग लॉस करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पेकुलेशन करते हैं। दे वांट टू डिस्करेज स्पेकुलेटिव एलिमेंट। तो डिस्करेज करने का एक तरीका तो ये था कि इसको बैन ही कर दो, तो पूरा डिस्करेज क्या बंदी हो जाएगी। बट दे डोंट वांट टू डू दैट। व्हाट दे वांट टू डू इज, जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो सरकार को थोड़ा सा टैक्स ज्यादा दें। Now, so far as buyback of share is concerned, buyback of share में पहले क्या होता था, पुराना प्रोविजन क्या था कि बायबैक में कैपिटल गेन टैक्स लगता था, और बिल्कुल सही भी है। आपके पास शेयर है, आप स्टॉक मार्केट में बेचें या कंपनी को खुद को दे दें और उससे पैसा ले लें, दोनों में टैक्स में फर्क क्यों होना चाहिए? दोनों ही कैपिटल गेन लगना चाहिए, ऐसा ही होना था पहले भी। But then they found that there are many promoters who, despite having reserves, they don't distribute dividends, and instead of that, they use buyback provision as a tool to avoid dividend distribution tax and rather pay lower tax. Capital tax is always lower than the dividend tax. तो उन्होंने उन लोगों को टैकल करने के लिए क्या करा कि अब बायबैक को हम डिविडेंड मान लेंगे, बायबैक को कैपिटल गेन टैक्स करने की जगह हम डिविडेंड के जैसे टैक्स करेंगे। डिविडेंड जैसा टैक्स करने का मतलब क्या है, आपकी जो नॉर्मल टैक्स रेट है उससे टैक्स होगा, 30% वाले में आते हो तो 30 होगा, 20 में आते हो तो 20 होगा, कंपनियां 22 में आती तो 22 होगा। बट नाउ पीपल सेड दैट ये सारे लोग जो मैनिपुलेशन करते हैं, आपको उनको टैकल करना है तो उनको टैकल करो ना। जो नॉर्मल आदमी मार्केट में बैठा हुआ शेयर होल्डर है, उसका बायबैक हो रहा है, उसमें ये क्यों लगाते हो? उसके लिए तो वो कैपिटल गेन नहीं, वो तो प्रमोटर है नहीं। सो नाउ उन्होंने बायबैक के प्रोविजन में दो बाइफर्केशन कर दिया। बायबैक जब प्रमोटर कर रहा है तब क्या होगा, और जब अदर देन प्रमोटर कोई शेयर होल्डर कर रहा है तो क्या होगा।
तो ये कह रहे हैं बायबैक जब कोई अदर देन प्रमोटर कर रहा है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, मतलब लॉन्ग टर्म है तो 12.5%, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म वाली। लेकिन वापस से ये डिविडेंड की जगह कैपिटल गेन में ले आए बायबैक। और प्रमोटर होगा तो क्या होगा, लगेगा कैपिटल गेन, लेकिन उस कैपिटल गेन में वो 12.5 के अलावा, लॉन्ग टर्म में तो 12.5 जो लगता है उसके अलावा ये एडिशनल टैक्स और लग जाएगा। तो इस एडिशनल टैक्स लगाने का क्या मतलब है, जैसे ये अगर कोई कंपनी है जो प्रमोटर है तो उसको 12.5 लग रहा है कैपिटल गेन टैक्स, दे चार्ज एडिशनल टैक्स ऑफ 9.5%। इसका मतलब क्या हुआ, 12.5 एंड 9.5 इक्वल्स टू 22 जो कंपनी की टैक्स है। तो जो डिविडेंड में टैक्स लगता है वहीं पहुंचा दिया। उसी तरीके से इन्होंने कहा अगर इंडिविजुअल है प्रमोटर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो हम 17.5% एडिशनल टैक्स लगाएंगे। 17.5 का क्या मतलब हुआ, कैपिटल गेन टैक्स 12.5, 17.5 एडिशनल टैक्स, तो कुल मिला के हो गया 30%। इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स रेट 30% है, तो इन्होंने इसलिए 17.5 निकाला। तो ऐसे ये जो डिफरेंस निकाला इसका मतलब ये है, इनको टोटल करके देखेंगे तो वही रेट आ जाएगी जो एज डिविडेंड लगती थी, तो बट लगेगा कैपिटल गेन हेड में, टैक्स रेट डिविडेंड वाली हो जाएगी। दैट्स हाउ दे हैव बाइफरकेटेड बिटवीन promoters who are doing buyback and non-promoters who are doing buyback. So when you file your return, now there will be one more checklist question before you. पहले ये होता था buyback है तो इसको buyback के प्रोविजन से टैक्स लगा दो। अब आपको देखना पड़ेगा buyback किसने करने, buyback करने वाला कौन शेयर होल्डर है। प्रमोटर है तो उसका टैक्स अलग तरीके से लगेगा, नॉन प्रमोटर है तो उसका अलग तरीके से लगेगा। ये प्रमोटर किसको बोलेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर, उसमें आपको बॉदर नहीं किया इन्होंने। क्या अगर लिस्टेड कंपनी है तो प्रमोटर की डेफिनेशन वही होगी जो सेबी लॉज में लिखी है, और नॉन लिस्टेड कंपनी है तो प्रमोटर की डेफिनेशन वही होगी जो कंपनीज एक्ट में लिखी है। इनकम टैक्स एक्ट कोई अलग से डेफिनेशन नहीं दे रहा, कंसर्न लॉ की डेफिनेशन को रेफर कर रहा है। ना प्रमोटर की डेफिनेशन एंड ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। डिविडेंड इनकम में पहले तो एग्जेम्प्ट होता था डिविडेंड, फिर जब टैक्सेबल होने लगा तो उसमें दो खर्चे का डिडक्शन मिलना चालू हुआ। वन, कलेक्शन एक्सपेंडिचर और कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, एंड सेकेंड, आपने शेयर खरीदने के लिए कोई लोन लिया है तो उस पर जो ब्याज है डिविडेंड के 20% से ज्यादा नहीं, अप टू 20%। However, in this budget, what they have done, दोनों हटा दिए। अब डिविडेंड में से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जितना ग्रॉस डिविडेंड है उतना पूरा डिविडेंड टैक्स होगा। नो डिडक्शन। आपने बोरो, ये चाहते नहीं है कि कोई आदमी बोरो करके शेयर में लगाए, एक तरफ रिस्क ले रहा है और उधर फिक्स्ड आउटगो हो रहा है उसका, और उधर उसने रिस्की इन्वेस्टमेंट पे लगाया है। दे डोंट वांट, दे वांट दैट यू परचेज शेयर्स फ्रॉम योर ओन मनी रादर देन द बोरोड मनी। देयरफॉर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा और कमीशन का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कहते हैं कि आजकल तो डिविडेंड अपने आप बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, कोई कमीशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड in respect of commission also. However, so far as mutual fund is concerned, उसमें कह रहे इंटरेस्ट का तो नहीं मिलेगा, बट म्यूचुअल फंड कई बार वो अपना मैनेजमेंट फीस या कलेक्शन फीस चार्ज करते हैं, कह रहे उसमें कलेक्शन एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट का तो दोनों में नहीं मिलेगा। So far as next important change is concerned, gold bond। गोल्ड बॉन्ड की टैक्सेबिलिटी में जो चेंज लाए हैं वो क्या चेंज लाए हैं, दे से दैट गोल्ड बॉन्ड में अभी कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता, बट नाउ ऑनवर्ड्स 1/4/26 के बाद गोल्ड बॉन्ड में
कहते हैं हम उनको टैक्स नहीं लगाएंगे जो गोल्ड बॉन्ड के ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मैच्योरिटी तक, गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी तक गोल्ड बॉन्ड को होल्ड किया है और मैच्योरिटी पर गवर्नमेंट से पैसा लिया है, उसको हम टैक्स नहीं लगाएंगे। जिसने गोल्ड बॉन्ड को स्टॉक मार्केट में बेच दिया, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जिसने वहां सेल कर दिया उसको टैक्स देना पड़ेगा, और जिसने वहां खरीदा गोल्ड बॉन्ड और मैच्योरिटी तक रखा उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट से खरीदा, वो ओरिजिनल सब्सक्राइबर नहीं है, तो दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर ओरिजिनल आदमी लास्ट तक रखे तो उसको टैक्स नहीं देगा। तो एक जगह मैं बजट सेमिनार को एड्रेस कर रहा था उदयपुर में, वहां एक जने ने सवाल पूछा कि हमने गोल्ड बॉन्ड पहले स्टॉक मार्केट के थ्रू हमारी फैमिली में ही बेच दी, क्योंकि उनको प्लानिंग करनी थी, जो भी उनको प्लानिंग करनी थी उसके हिसाब से फैमिली में बेच दी। तो वो कह रहे हैं ये तो हम मान लो अगले साल बेचे तो हम वापस खरीद लें, जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर था वो वापस खरीद ले और उसके बाद वो मैच्योरिटी तक होल्ड कर ले, तो ओरिजिनल जो सब्सक्राइबर था वही मैच्योरिटी पर भी सब्सक्राइबर है, तो ये एग्जम्पशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लैंग्वेज ये लिखी हुई है वो कंटिन्यूअस होल्ड करे, बीच में अगर उसने किसी को सेल कर दिया वापस खरीद लिया तो भी नहीं चलेगा। ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैज टू होल्ड इट फ्रॉम द डे ऑफ इशुएंस टिल द डे ऑफ मैच्योरिटी। एक छोटा सा प्रोविजन है, ये तो फैसिलिटेट करने के लिए प्रोसीजरल चेंज लाए हैं। अभी आप 100 कंपनीज में अगर शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर है और वहां 15G 15H फॉर्म करना है आपको TDS नहीं कटवाने के लिए, then you are required to submit that form to all 100 companies. Now instead of that, you can submit to the depository CDSL or NSDL, and it will be the depository's job to give to all 100. And आपको 100 फॉर्म नहीं भरने, आपको एक ही फॉर्म भरना है। उसके बेसिस पर डिपॉजिटरी अपने आप सर्कुलेट करेगी और आपका किसी कंपनी से कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये बैंक के लिए नहीं है, ये केवल वो है जो डीमैट फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट्स है, केवल उनके लिए। बॉन्ड मार्केट में दो चीजें लाए हैं, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आपको मालूम है अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो NBFC या रियल एस्टेट वाले लोग इशू करते हैं, वो 4-5 लोगों के सब्सक्राइबर होते हैं, उसमें 1 लाख बॉन्ड एक जना खरीद लेता है, 100 करोड़ के 200 करोड़ के इंस्टीट्यूशनल सब्सक्राइबर आ जाते हैं। उनकी सेबी ने लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट लगा दी, लेकिन वो 5 ही तो टोटल जने हैं जिन्होंने 500 करोड़ के बॉन्ड खरीद रखे हैं, तो लिस्टिंग में कोई फायदा नहीं, ट्रेड तो होते ही नहीं हो, क्योंकि वो 5 जने जब बेचेंगे जब बेचते हैं उनकी एक 100 करोड़ के 5 जनों ने होल्ड कर रखा। मार्केट में उसका न प्राइस कोट होती है न ट्रेड होता है। सो व्हाट दे वांट इज, उनके लिए भी अब मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट लाएंगे कि कुछ बॉन्ड मार्केट मेकर को दिए जाएंगे ताकि मार्केट में ट्रेड होता रहे और रेगुलर प्राइस कोट होती रहे। तो उससे क्या होगा, वो जो बड़े सब्सक्राइबर हैं उनको अपने, आप तो बड़े नहीं हो, आपने कहा कि मुझे तो 1000 बॉन्ड खरीदने हैं, उनके पास 1 करोड़ के बॉन्ड है, मुझे तो 1000 के खरीदने हैं। वो जिस दिन मार्केट में डालेंगे उस दिन आप 1000 के भी खरीद पाओगे, क्योंकि वो रेगुलर कोट हो रहा है। सो दे आर ब्रेकिंग दिस। तो शेयर और डिवेंचर के साथ साथ में कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक और कम्युनिटी हो जाएगी जो स्टॉक एक्सचेंज पर मिला करेगी, एंड दैट इज द रिफॉर्म व्हिच दे आर ब्रिंगिंग। सिमिलरली म्युनिसिपल बॉन्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज के बहुत सारे काम रुके रहते हैं क्योंकि उनके पास फंड फ्लो की, लिक्विडिटी की कमी होती है। गवर्नमेंट के पास खुद के पास कमी है, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद वो काम करें तो बहुत देरी हो जाती है। उसकी जगह व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड फॉर इट दैट दे विल मोबिलाइज देयर ओन फंड्स, वो अपने बॉन्ड इशू ला सकेंगे, और वो अगर 1000 करोड़ से ऊपर का बॉन्ड इशू लाए तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए देगी। तो 100 करोड़ रुपए कैसे देगी इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि पहले ये जो 200 करोड़ रुपए का अमृत स्कीम थी उसका जो अगर प्रोसेस देखते हैं तो ये समझ में आता है कि म्युनिसिपैलिटी को ये 100 करोड़ रुपए इंटरेस्ट सबवेंशन के फॉर्म में दिए जाएंगे।
मतलब उन्होंने कह दिया म्यूनिसिपैलिटी को कि आप 1000 से उधार ले लो, 1000 करोड़, अब आपका 1 साल का ब्याज हम दे देंगे, तो हमको 1000 करोड़ नहीं देने पड़े और आपके पास 1000 करोड़ आ गए, और आपको ब्याज नहीं देना पड़ा और हमारे 100 करोड़ में आपके पास 1000 करोड़ के काम डेवलपमेंट तो चालू हो गए। उससे म्यूनिसिपैलिटी को जो रेवेन्यू आएगी वो अगले साल तक रेवेन्यू जब आना चालू होगी, तो अगले साल से ब्याज का भुगतान आप कर देना, पहले साल का आप कर देना, समथिंग लाइक दिस। So they'll give 100 crore to those municipalities who will issue the bonds to the extent of 1000 crore. ये जो NRI और OCI इन्वेस्ट करते हैं अभी आज की तारीख में मार्केट में, लिस्टेड में, FDI की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये लिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट से, तो उस पर एक लिमिट है, वो ये है कि NRI 5% से किसी भी कंपनी के शेयर, उस कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता एक NRI लिस्टेड कंपनी, और 10 NRI खरीद रहे हो तो सब मिलके 10% से ज्यादा नहीं खरीद सकते, ये टोटल कैप। उसको उन्होंने बढ़ा के 5 को तो 10 कर दिया है, 10 को 24 कर दिया है, इसका मतलब NRI सब NRI मिला के किसी कंपनी के 24% तक स्टेक अक्वायर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जस्ट विदाउट फॉलोइंग ऑफ एनीथिंग, जस्ट बाय स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दे कैन अक्वायर अप टू 24%। तो NRIs का इंडिया में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, स्टॉक मार्केट का साइज बड़ा करने के लिए, स्टॉक मार्केट और बाहर लाने के लिए इन्होंने ये काम किया। So far as corporate taxation is concerned, मैट का सबसे पहला चेंज है, और मैट के चेंज को समझने के लिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो हम समझ लेते हैं कि फॉरेन कंपनी पर जो मैट लगता है उसमें कोई चेंज नहीं। लेट अस एक्सक्लूड फॉरेन कंपनी, उनका जैसे अभी सिस्टम था, कैरी फॉरवर्ड 15% इतने साल तक सेम रहेगा, नो चेंज। नाउ वी कम ऑन डोमेस्टिक कंपनीज। अब डोमेस्टिक कंपनीज में दो चेंज, वन, आगे क्या होगा, नंबर टू, पहले का जो कैरी फॉरवर्ड है उसका क्या होगा, इन दोनों में चेंज। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज के बाद क्या होगा। तो आज के बाद मैट की रेट 15 की जगह 14% हो जाएगी, बट ये 14% फाइनल टैक्स होगा, इसमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि 14% फाइनल टैक्स है। और जो पुराना कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। अभी आपको मालूम है नई स्कीम है, ओल्ड स्कीम है। नई स्कीम में कॉर्पोरेट्स में टैक्स रेट 22% हो गई, कम हो गई, फिर भी लोग नई स्कीम में नहीं जा रहे हैं जिनके पास मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्योंकि नई स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता और 22% टैक्स लगता है, पुरानी स्कीम में डिडक्शन मिलता है और 30% लगता है। डिडक्शन तो ज्यादातर हट ही गए, लेकिन फिर भी मैट क्रेडिट की वजह से लोग नई स्कीम में, नई स्कीम सिंपल स्कीम है, तो इन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए कहा है कि आप नई स्कीम में अगर शिफ्ट होते हैं तो नई स्कीम में आज के प्रोविजन के हिसाब से तो मैट क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन हम मैट क्रेडिट दे देंगे, आप शिफ्ट होंगे, बट कितना देंगे पुराने वाले, नया वाला तो जो 14% लगेगा उसमें से तो कुछ क्रेडिट मिलना ही नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं जो पुराना क्रेडिट पड़ा हुआ है वो आप स्विच ओवर करते हैं न्यू स्कीम में 22% टैक्स वाली में, तो उसमें आपको मैट क्रेडिट मिल जाएगा। बट मैट क्रेडिट कितनी मिलेगी, तो पूरा अमाउंट मिलेगा, बट पूरा अमाउंट में से ईयर वाइज कितना मिलेगा, किसी साल का जो टैक्स लगता है उसका 25% से ज्यादा नहीं मिलेगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। कैरी फॉरवर्ड के नंबर ऑफ ईयर सेम है, क्रेडिट सारी की सारी एक साथ में मिलकर आपका टैक्स जीरो नहीं करेगा। क्रेडिट से टैक्स 75% तक हो सकता है, 25% क्रेडिट मिल जाएगी, बाकी अगले साल में मिलेगा, उसके बाद बाकी उसके अगले साल मिलेगा, लाइक दैट। तो ये दो बड़े चेंज हैं जो मैट से रिलेटेड है।
So when individual taxation is concerned, एक काम तो ये करा है कि रिटर्न भरने वाले साल भर बिजी रहे, प्रोफेशनल्स। अभी तक रिटर्न भरने वाले जुलाई में रिटर्न भरते थे, फिर अगस्त में सारे तीज त्योहार मनाते थे, 15 अगस्त और राखी और तीज और सभी मनाते थे। फिर सितंबर में ऑडिट, अक्टूबर में फिर रिटर्न, फिर नवंबर में रिटर्न, भी गए अगस्त का महीना खाली है। कुछ रिटर्न जुलाई से अगस्त में शिफ्ट करते थे। तो अब जो बिजनेस की रिटर्न है, जो ऑडिट नई ऑडिट वाली, जो ऑडिट नहीं करानी पड़ती वो रिटर्न है, दे आर बीइंग शिफ्टेड टू, देयर ड्यू डेट इज बीइंग शिफ्टेड टू अगस्त। और उन फर्मों के अगर पार्टनर भी होगी, उनकी रिटर्न भी दे विल बी फाइल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। टैक्स ऑडिट वालों की तो वही रहेगी जो टैक्स ऑडिट वाले पार्टनर्स। ये तो इनकी वाली है जो बिना टैक्स ऑडिट वाले। So where is revised return is concerned, अभी तक बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न दोनों की ड्यू डेट, लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है। तो ये बिलेटेड रिटर्न तो ठीक है, रिवाइज रिटर्न के लिए कहते हैं कि इसकी ड्यू डेट हम 31 दिसंबर से बढ़ा के 31 मार्च कर देते, एक्स्ट्रा 3 महीने दे देते हैं। साथ में रीजन देते हुए मेमोरेंडम में ये भी लिखते हैं कि आपको बिलेटेड को भी अगर रिवाइज करना हो तो भी वो कर सकते हो। लेट भरने में एक पेनल्टी लगती है, आपको मालूम ही है, लेट फीस लगती है। उसको भी रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हो, बट प्लीज माइंड, ये जो दिसंबर के बाद रिवाइज करेंगे, इसमें रिवाइज करने की भी एक फीस लगेगी। सो 1000 रुपए अगर इनकम 5 लाख तक है तो, और 5000 रुपए अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप लेट रिवाइज करते हो, मतलब लास्ट के 3 महीनों में रिवाइज करते हो, तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी, उसके पहले बिना फीस के रिवाइज हो। सो एवरीथिंग कम्स फॉर ए फी। नाउ लेट रिवाइज करनी है तो आप कर दो, ये चार्जेस एक्स्ट्रा इनको भी आराम है उसमें, और मनी भी मिल रहा है, और आपके लिए भी एडिशनल टाइम 3 महीने का मिल गया है। तो गया आपका टाइम, बिलेटेड रिटर्न का टाइम नहीं है। ये तो रिवाइज रिटर्न का, रिवाइज में तो ओरिजिनल फाइल होनी ही चाहिए ना। अपडेटेड रिटर्न में कई सारे इंपॉर्टेंट चेंज है। पहला चेंज तो अपडेटेड रिटर्न में ये है, अभी तक अपडेटेड रिटर्न में आपको पता है कि टैक्स भर के ही अपडेट हो सकती है, मतलब अब रिवाइज रिटर्न में तो नीचे ऊपर कैसे भी हो सकती है, बट अपडेटेड रिटर्न में अगर आपने पहले 5 लाख की भर रखी है तो अब 6 की भरेंगे या कुछ ना कुछ टैक्स देंगे तो ही अपडेट हो सकती है, अदरवाइज अपडेट नहीं होती है। लॉस की अगर ओरिजिनल रिटर्न हो तो अपडेटेड रिटर्न में लिखा हुआ है कि उसको आप कुछ टैक्स भरेंगे तभी अपडेट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ किसी ने 1 करोड़ लॉस की रिटर्न भरी और उसको 10 लाख की गलती मिल गई तो वो अपडेट नहीं कर सकता। 1 करोड़ की गलती मिले तो ही कर सकता है, क्योंकि 1 रुपया तो टैक्स देना ही पड़ेगा उसे, अदरवाइज अपडेट नहीं कर सकता। इस प्रोविजन को उन्होंने सुधारा है और कहा है कि आप अपडेटेड रिटर्न तब भी कर सकते हैं जब आप लॉस कम कर रहे हैं। ओरिजिनल रिटर्न आपकी 1 करोड़ की थी, 10 लाख की आपको गलती मिली, अब आप लॉस 90 लाख करना चाहते हैं, वो भी अपडेट कर पाएंगे बिना टैक्स दिए हुए भी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड आपको कम मिलेगा, इसलिए रेवेन्यू को फायदा हो रहा है। सो दे से विल एक्सेप्ट इवन दैट अपडेटेड रिटर्न। सो इनकम कम में तो अपडेटेड रिटर्न अवेलेबल ही नहीं है ना। अपडेटेड रिटर्न में लॉस कम करने के लिए अवेलेबल है या इनकम बढ़ाने के लिए अवेलेबल है। इनकम कम करने के लिए रिवाइज रिटर्न तो दोनों तरफ अवेलेबल होती है, ये लॉस कम करने के लिए अवेलेबल है। अब ये तो इस साल की जो रिटर्न भरेंगे मार्च 26 की, वो रिटर्न क्या कहलाएगी? असेसमेंट ईयर 26-27। इसके अगले साल की रिटर्न भरेंगे वो क्या कहलाएगी? टैक्स ईयर 26-27, राइट।
पिछला साल जो था मतलब मार्च 25 वाला असेसमेंट ईयर 25-26 के रिटर्न को आपको अपडेट करना हो तो ये वाला प्रोविजन का फायदा उठाते हुए अपडेट करना हो, दिसंबर अपडेट की टाइम पीरियड तो चलिए, इन्होंने इस प्रोविजन को डाला है, इस प्रोविजन को सब्स्टिट्यूट किया है 1 मार्च 2026। मतलब दिसंबर में तो आप जनवरी में अपडेट नहीं कर पाएंगे उसको, फरवरी में अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मार्च में उसको अपडेट कर सकते हैं क्योंकि इस प्रोविजन को इफेक्टिव 1 मार्च से किया गया है। अपडेटेड रिटर्न में टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है, सबको पता ही है। नॉर्मल जो टैक्स लगता है उसके अलावा एक एडिशनल टैक्स और लगता है। एक साल में अपडेट कर दो तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, 2 साल में अपडेट कर दो 50% लगता है, 3 साल में करो तो 60% लगता है, 4 साल में करो तो 70% लगता है। 4 साल में अपडेट नहीं करा तो फिर अपडेट कर ही नहीं सकते। मतलब आपने अगर 10 लाख की इनकम बताना छोड़ दिया जिसको आप अपडेट करके भर रहे हैं, तो 10 लाख पर 30% जो टैक्स लगना है वो तो लगेगा ही 3 लाख। उसके अलावा पहले साल में अपडेट कर दिया तो 3 लाख का 25% मतलब 75,000 और लगेगा, 375 टैक्स लगेगा। एक बहुत अच्छा प्रोविजन क्या लाए हैं, अभी तक ये लिखा हुआ था कि अपडेट आप वॉलंटरीली करें तो कर सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया तो अपडेट नहीं कर सकते। 148 का रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया, फिर अपडेशन अवेलेबल नहीं है। अब इन्होंने कहा इस लिटिगेशन कम करने के लिए जब आपको डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया तब भी आप अपडेट कर सकते हैं। रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया तो भी अपडेट कर सकते हैं। हाँ, बट फर्क क्या पड़ेगा, वो 25% की जगह आपको 35% देना, 10% और एक्स्ट्रा देना, 50% की जगह 60 देना है, सब में 10-10 जोड़ दीजिए, 60 की जगह 70 और 70 की जगह 80। नोटिस आने के बाद आप अगर अपडेट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है उसमें 10% और एक्स्ट्रा कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, 10 लाख किसी ने 148 का नोटिस दिया, आपके बैंक खाते में 10 लाख कैश जमा हुए, क्यों नहीं इसको रीअसेस किया जाए। अब आप उसको अपडेट करना है, 1 साल के अंदर ही नोटिस आ गया सब, तो आपको अपने आप करते तो क्या होता, अपने आप करते तो उस 10 लाख पर 3 लाख रुपए तो टैक्स और 75,000 रुपए एडिशनल टैक्स, 375 लगता। अब 10% और एक्स्ट्रा, जो 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट की जगह 10% और एक्स्ट्रा, 3 लाख का 10% मतलब 30,000 और एक्स्ट्रा, तो 375 की जगह 4,05,000 लगेगा डिपार्टमेंट के पकड़ने के बाद। बिना पकड़े आपने कर दिया तो 375, पकड़ने के बाद करा तो 4,05,000, लेकिन वो पेनल्टी अलग से नहीं लगेगी। अगर डिपार्टमेंट पकड़ता और आप अपडेट नहीं कर पाते पुराने प्रोविजन में तो क्या होता, ये 3 लाख रुपया तो टैक्स लगता, 75 तो लगता, आपने अपडेट नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है। अब 3 लाख का डबल 200% पेनल्टी, 6 लाख रुपया वो लगता, कुल 9 लाख रुपया लगता, उसकी जगह अब 4,05,000 लगेगी। सो दैट्स ए वेरी वंडरफुल प्रोविजन। क्यों लाएंगे प्रोविजन, इनको मालूम है कि ये रीअसेसमेंट के नोटिस इशू करते हैं, उसमें आधे लोग तो हाईकोर्ट जाके स्टे ले आते हैं, बाकी बचे हुए आधे लोगों में से 90% लोग सीआईटी अपील या ट्रिब्यूनल से रिलीफ दिलाते हैं, तो 10-20% बचते हैं जिनका उनको टैक्स मिलता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब आप वहां पे खर्चा करते हो, वकील को पैसा देते हो, सीआईटी अपील के ऊपर खर्चा करते हो, वो 10% रेट बेट सब मालूम कह रहे वो हमको ही दे दो आप 10%, तो आपकी पेनल्टी और खत्म हो जाएगी। आपको क्यों वकील करना है, क्यों डिपार्टमेंट में जाना है, क्यों सीआईटी अपील को देना है, क्यों ट्रिब्यूनल को देना है, आप वो 10% यही एक्स्ट्रा दे दो हमारे पकड़ने के बाद। क्योंकि दूसरा रीजन क्या है, ये जब लड़ने के लिए जाते हैं तो इनका रेशियो है 15% केस में ये जीतते हैं, हाईकोर्ट तक आते हैं, 85% में डिपार्टमेंट आता है, ये रेशियो है।
उससे अच्छा तो ये है कि वो 10% एक्स्ट्रा ले लो, काम खत्म करो। सो दैट्स उनको वो मैंने अभी जो रेशियो बताया था कि ये खुद टैक्स लगाते तो कितना लगता, 3 लाख प्लस 6 लाख 9 लाख, पर वो 9 लाख लगता, 9 लाख मिलता केवल 15% के थे, 85% तो उसको छुड़ा छुड़ के लिया था, जीरो हो जाता। उसकी जगह कह रहे हम सबसे 4 लाख 5,000 ले लेते हैं सबसे और काम खत्म करते हैं, हम फायदे में रहेंगे। एसएससी भी फायदे में, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट भी फायदे में। तो जो ये बीच का सिस्टम की गड़बड़ हो रही है उसको डिस्क्रेशन वाली चीज को कम करना चाह रहे हैं। आपने गड़बड़ करी है, खत्म करो, जमा कराओ। क्यों अपीलों में जा रहे हो? आपका भी टाइम खराब, हमारा भी टाइम खराब, वकीलों को पैसा दे रहे हो, प्रोफेशनल को पैसा दे रहे हो, ब्यूरो हमारे ऑफिसर्स को पैसा दे रहे हो, सब भराओ, सीधा टैक्स जमा कराओ एंड नकली हो। ये भी 1 मार्च 2026 से चालू होगा प्रोजेक्ट। ये जो नोटिस आने के बाद आपको अगर अपडेटेड रिटर्न में जाना है तो अभी आज ऑलरेडी 7 तारीख हो गई है, अभी आपको 21 दिन और इंतजार करना है। 1 मार्च से प्रोजेक्ट शुरू होगा क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन है फेब एंड तक बजट पास हो जाए। 142 में तो डिपार्टमेंट ने पकड़ा ही नहीं ना, तो वैसे भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, वो तो बिना 10% एक्स्ट्रा दिए कर सकते हो। नो गलत है, नहीं वो गलत है, बिल्कुल आपको मिलेगा उसका। हाँ नहीं, अब उनका केस डिफरेंट है, उनका तो टीडीएस क्रेडिट नहीं मिलने का केस है। अच्छा वो मिल गया था, किस फिगर को नहीं लिया? नहीं वो भी गलत है, वो दैट इज वो नहीं निकलेगी, लाइबिलिटी नहीं निकलेगी, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी जो बात वो ठीक है लेकिन वो लाइबिलिटी और नहीं निकलेगी ना। एमएसीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम में जो क्लेम कंपनसेशन के साथ में ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस पर ना टीडीएस कटेगा ना वो उस पर टैक्स लगेगा, इसको टैक्स से आउट कर दो। ये कंपल्सरी एक्विजिशन जो लैंड का होता है वो बहुत सारे लॉज में होता है, उसमें से एक लॉ ये भी है कंपल्सरी एक्विजिशन का, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट में कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड के लिए किस पर्पस के लिए होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लार्जर पर्पस के लिए होता है, जैसे डिफेंस और मिलिट्री के लिए लैंड इस एक्ट में एक्वायर होता है, ऐसे ही कुछ और प्रोजेक्ट के लिए लैंड इसी एक्ट में एक्वायर होता है। तो इस एक्ट में अगर लैंड एक्वायर होगी तो उसके कंपनसेशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और कोई टीडीएस नहीं लगेगा। टीसीएस के प्रोविजन को रेशनलाइज किया है, बजट भाषण में भी बोला कि हमने कुछ चीजों पर टीसीएस को 5% से 2% कर दिया, जैसे एलआरएस में फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, मेडिकल एजुकेशन 5% से 2% कर दिया, बट एक्चुअली ये 5% से 2% नहीं करा है, ये सबका ही 2% कर दिया, जहां 1 है वहां भी 2 कर दिया और 5 है वहां भी 2 कर दिया। तो उन्होंने रेशनलाइज करते हुए कॉमन रेट कर दी 2%, कम है तो भी 2 कर दी, ज्यादा है तो भी 2 कर दी, सबकी एक ही रेट कर दी। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आराम का काम हो गया, याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉमन रेट फॉर ऑल। सो तो मतलब जहाँ लीकर में 1% था वो भी 2% हो गया, टेंडू लीग्स में जहाँ 5% था वो भी 2% हो गया,
क्रैप में 2% हो गया, सभी में 2% हो गया। LRS में मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के लिए जो LRS का पैसा काम लेते थे, फॉरेन रेमिटेंसेस, बच्चों की फीस इंडिया के बाहर भेजने के लिए, उसमें 10 लाख तक तो कुछ भी TCS नहीं करता था, 10 से ऊपर पे 5% करता था। तो ये 10 लाख की लिमिट को बरकरार रखा है। अब 10 लाख के ऊपर 2% कटेगा, 10 लाख तक अभी भी कुछ भी नहीं कटेगा। और ये जो सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ है, जो फॉरेन टूर लेते हैं उस पर 2 तरह का TCS था। 10 लाख तक का टूर पैकेज आप फॉरेन घूमने का ले हो तो 5% TCS कलेक्ट होता था, 10 लाख से ऊपर का ले हो तो 20% TCS कलेक्ट होता था। तो 20% की जगह भी 2% कर दिया, 5 की जगह भी 2% कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है जब आदमी ने पैसा कमाया तो उस पर TDS कटवा चुका या एडवांस टैक्स दे चुका। और इनका रेशियो ये निकल रहा है, जितना TCS कलेक्ट होता है उसका 98% रिफंड हो रहा है, क्योंकि वो आदमी कमाने पर तो ऑलरेडी कटवा चुका, अब उसी पैसे में से तो खर्च कर रहा है। फिर से TCS ये प्रोविजन शुरू में लाए इसलिए थे, टैक्स नेट को वाइड करने के लिए, कि कुछ लोग कमाई पर टैक्स नहीं देते थे और फिर भी फॉरेन घूमते थे या इन तरीके का खर्चा करते थे, तो उधर से नहीं तो इधर से पकड़ लो। अब ज्यादातर लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में TDS या एडवांस टैक्स के फॉर्म में आ गए हैं, तो TCS का लंबा चौड़ा पहले वो उसको कलेक्ट करने का खर्चा, फिर उसको रिफंड करने का खर्चा, इस झंझट को हटाने के लिए, ट्रैक करने के लिए इनके पास 2% ही बहुत है, तो इन्होंने रेशनलाइज करके सब पर 2% कर दिया। अभी तो इन्होंने इतना सा किया कि इस एक्ट में जो भी अखबार, जो मैंने आपको प्रोविजन बताया, इन्होंने ये लिखा है कि जो कंपनसेशन मिलेगा, जो इन्होंने लिखा है, नो टैक्स ऑन इनकम अराइजिंग टू इंडिविजुअल अचीव ड्यू टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अवार्ड एग्रीमेंट अंडर दिस एक्ट। नॉर्मली जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसका कंपनसेशन देते ही नहीं है, सब देते हैं। कुछ केस में जहाँ देते हैं, मैं बता रहा हूँ 2 सिचुएशन है, नॉर्मली तो वो देते ही नहीं है। जहां पे देते हैं कंपनसेशन और उसका सेपरेट आइडेंटिफिकेशन हो रखा है कि इसका कंपनसेशन में सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है, उस पर एग्जाम्प्ट नहीं है, ये एग्जाम्पशन उस पर नहीं। बट नॉर्मली क्या करते हैं, ये लैंड में जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जहां स्ट्रक्चर शायद वो कुछ ईयर की लिमिट है, इतने साल पुराना हो गया तो उसका 0 कर देते हैं, लैंड का कंपनसेशन ही मेन कंपनसेशन होता है नॉर्मली। बट इफ यू आर सेइंग दैट यू आर गेटिंग कंपनसेशन फॉर इवन बिल्डिंग, दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट RFCTLR एक्ट में ये वो कहता है कि एनी अवार्ड, एनी काइंड ऑफ अवार्ड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, बट इनकम टैक्स एक्ट में वो अभी तक तो इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट था, अब इसको अलाइन करके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट की शेड्यूल 3 में लाए नए एक्ट की, लेकिन वहाँ वर्ड लैंड लिखा है, वहाँ बिल्डिंग नहीं लिखा है। तो अगर आपका आइडेंटिफाइड है बिल्डिंग के लिए इतना मिल रहा है तो वो इसमें कवर नहीं हो रहा है। ये TDS का एक प्रोविजन जो जहां पे सेलर रेजिडेंट है और बायर आप लोग खरीद रहे हैं उससे, तो लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन है कि उस सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, पेन से ही आप काट लेंगे। लेकिन जहां फॉरेन या NRI उस हाउस का ओनर है, वहां अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कहता है वहां तो आपको 10 लेना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि दोनों में एक जैसा ही होना चाहिए, उसमें भी अब आपको 10 की जरूरत नहीं है और पेन नंबर से काम चल जाएगा। टैक्स के रेट्स और स्लैब्स में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस पूरे चार्ट ये तो सेम है जैसा अभी लॉ में दिया हुआ है। जो नए वाले एक्ट में जो स्लैब्स हैं वही स्लैब चल रहे हैं, केवल 2 छोटे छोटे चेंज है, और वो है कि ये सरचार्ज जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम, कैश क्रेडिट या अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का सरचार्ज 25% कर दिया है, और मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज के केस में भी अवेलेबल होगी। अभी मार्जिनल रिलीफ केवल टैक्स के केसेस में अवेलेबल होती है, अब वो सरचार्ज में भी अवेलेबल होगी।
सीनियर सिटीजन्स के टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं है। इस ये बड़ा अच्छा प्रोविजन है जहाँ डीक्रिमिनलाइज किया है बहुत सारे प्रोविजंस को, और डीक्रिमिनलाइज करने के अलावा पनिशमेंट भी कम किया है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि टीडीएस काटने के बाद अगर जमा नहीं कराया तो अभी तक होता था रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months अप टू 7 years, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 7 साल तक की जेल एंड विद फाइन, और उसके ऊपर फाइन भी देना, ये था प्रोविजन। इसको इन्होंने कर दिया है कि अगर 10 लाख से कम अमाउंट होगा टीडीएस काट के जमा नहीं कराने वाला तो केवल फाइन लगेगा, जेल है ही नहीं। 10 लाख से ऊपर है अमाउंट टीडीएस वाला और 50 लाख तक का है तो जो जेल है वो 6 महीने तक की है, और 50 लाख से ऊपर अमाउंट है टीडीएस वाला जो जमा नहीं कराया तो अब जेल 2 साल की है या फाइन या बोथ। साथ ही साथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पहले रिगरस था, अब सिंपल है। जयपुर कॉन्फ्रेंस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सवाल पूछा, रिगरस और सिंपल में फर्क क्या होता है? मैंने उनको ये जवाब दिया कि आप एक बार विजिट करके आओ तो समझ में। रिगरस में उनको हार्ड लेबर कराते हैं, सिंपल में सॉफ्ट लेबर, सो दैट इज द डिफरेंस। बट इसका प्रैक्टिकल एक और बेनिफिट होगा, एंड दैट बेनिफिट वुड बी कि क्योंकि ये 2 साल तक के जेल के मामले हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बेलेबल प्रोविजन में आ जाएगा। मतलब कन्विक्ट होने के पहले आपको अंदर नहीं रख पाएंगे। जहां क्रिमिनल लॉ में प्रोविजन है 2 साल के ऊपर की जेल होती है तो बेल की मर्जी कोर्ट की है, 2 साल की नीचे की जेल का प्रोविजन है तो बेल की मर्जी आपकी, आप बॉन्ड दो तो आपको बेल देनी पड़ेगी। ये एक फायदा हो गया कि केस चल रहा है उसके दौरान आपको अंदर नहीं रख सकते, केस में फाइनली आपके खिलाफ आ जाए उसके बाद ही अंदर ले जा सकते। दैट इज वन गुड चेंज। उसी का ये पर्पज है कि इनको 2-3-4 प्रॉब्लम हो रही है। एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो रहा है, जेलें भर रही है, कोर्ट्स बेलें देने से डर रहे हैं, और बिजनेसमैन जिसने कोई कुछ गलती करी है, चोरी भी करी है, तो उसका बड़ा पनिशमेंट सरकार को लगता है उससे पैसे ज्यादा लेने का पनिशमेंट ज्यादा बड़ा है, उसको अंदर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैव बीन डीक्रिमिनलाइज्ड और द पनिशमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो ये टेबल मैंने ऑर्गेनाइजर्स को कहा है, एक ई बुकलेट है, वो ई बुकलेट शायद सर्कुलेट कर दी होगी सबको, नहीं तो वो कर देंगे। तो इसमें ये सारे टेबल दी हुई है, प्रोविजन दिए हुए हैं। ये लास्ट चीज मैं डील करूंगा, इसके बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन, बहुत सारे स्लाइड्स और बाकी हैं, बट मैं ये लास्ट डील करूंगा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड जो 148 या रीअसेसमेंट के नोटिस आए, उसमें एक जाओ पाओ का इशू चल रहा है, जहां ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू कर दिया फेसलेस ऑफिसर की जगह। तो बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट आ गए कि रीअसेसमेंट भी फेसलेस मैनर में ही करना पड़ेगा, फेसलेस ऑफिसर को ज्यूरिसडिक्शन वाला नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्वैश कर दिए। और अभी करीबन 50-70 हज़ार मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स ने रिलीफ दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट उल्टा चल रहा है, बाकी सारे हाई कोर्ट्स ने फेवर में करके रिलीफ दे दी। इसमें ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट आए कि अगर ज्यूरिसडिक्शनल ने भी इशू करा तो भी उसको करेक्ट मानेंगे। ऑफ कोर्स अब इसमें ये झगड़ा चलेगा जहाँ कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ गया, वहां ऑटोमेटिक कैसे होगा, कोर्ट ने तो नोटिस क्वैश कर दिया, ऑटोमेटिक रिवाइव कैसे होगा, दैट इशू वुड, ये अभी भी लीगल इशू रहेगा। और ये जरूर इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि उन जजमेंट्स का इफेक्ट खत्म करने की कोशिश करी है 1/4/2026 से। ये सर्च के केस में एक
अच्छा प्रोविजन एक और लाए हैं। अभी एक प्रोविजन है कि अगर मिस्टर एक्स के यहाँ सर्च हो तो मिस्टर एक्स के तो 6 साल के वापस से असेसमेंट होते हैं, उनके असेसमेंट में उनके कागजों में कोई मिस्टर वाई का कागज मिल जाए तो मिस्टर वाई के भी 6 साल के होते हैं। अब ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स के तो 6 साल के होने चाहिए जिसके यहाँ सर्च हुई है, लेकिन किसी दूसरे आदमी का कागज मिला है उसके 6 साल के क्यों हो? जिस साल का कागज मिला है उसी 1 साल का ही रीअसेसमेंट होना चाहिए। तो ये एक अदर पर्सन के केस में एक वेलकम चेंज लाए कि उसका 1 साल का ही रीअसेसमेंट होगा जिस साल का कागज मिला है। केवल इसका एक एक्सेप्शन है, वो ये एक्सेप्शन है कि सर्च के इमीडिएटली पिछले वाले साल का अगर कागज हो तो उस साल का तो रीअसेसमेंट होगा ही और उसका करंट ईयर भी स्क्रूटनी में असेसमेंट होगा। बस इतना सा है चेंज। अदरवाइज उसके पहले कोई भी 5 साल का कागज मिला हो तो उसमें it will be reassessment only for 1 year in case of the person whose document is found in case of search of that other person. Now, ब्लॉक के सर्च के बाद में जो पूरे ब्लॉक के असेसमेंट की टाइम लिमिट है, अभी टाइम लिमिट गवर्न होती है सर्च के कंक्लूजन से कि सर्च जिस पंचनामे में कंक्लूड होना दिखाई वहां से 12 महीने में the assessments would have to be completed. इसमें कई सारी दिक्कतें आती है क्योंकि एक कंपनी के कई बार अलग अलग शहरों में ऑफिस होते हैं। एक पंचनामा कंक्लूड हो गया जनवरी में, दूसरा पंचनामा कंक्लूड हुआ मार्च में, सेम कंपनी के 2 प्रेमिसेस में। अब कंक्लूजन कौन सा मानेंगे? ऐसे बहुत सारे झगड़े कोर्टों में चले। दूसरा, डिपार्टमेंट कई बार तंग करने के लिए 132(3) कर देता है, सर्च को कंटिन्यू रख लेता है और कंक्लूड डेट करता है 7 दिन बाद, क्योंकि कंक्लूजन से 12 महीने मिलते हैं असेसमेंट करने के लिए, तो कंक्लूजन ही लेट करता है। ये भी चक्कर चल रहा है। इन सब को खत्म करने के लिए इन्होंने ये कर दिया कि अब सर्च के कंक्लूजन से हम 12 महीने काउंट नहीं करेंगे, सर्च के चालू होने से 18 महीने काउंट करेंगे। सो नाउ सर्च के असेसमेंट की टाइम लिमिट होगी कमेंसमेंट ऑफ सर्च से 18 महीने, ना कि सर्च के कंक्लूजन से 12। ये इनकम टैक्स के ऑफिसर्स और जीएसटी के ऑफिसर्स साथ साथ में बैठ के लंच करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जीएसटी वाले इनकम टैक्स वालों से सीखते हैं। ये चीज इनकम टैक्स वालों ने जीएसटी वालों से सीख ली कि पेनल्टी की अलग प्रोसीडिंग चलाने की जरूरत कहाँ है, जो असेसमेंट ऑर्डर करो उसी के अंदर पेनल्टी लगा दो। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा ही होता है। अब से इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर में पेनल्टी इनिशिएट नहीं होगी, पेनल्टी लग के ही आएगी। अब इसके कई सारे इम्प्लीकेशन है। पहला इम्प्लीकेशन तो यह है कि प्रोफेशनल को फीस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स की अलग नहीं मिलेगी। नहीं तो पहले नोटिस आता था, पेनल्टी की प्रोसीडिंग अलग चलती थी, पेनल्टी अलग, उसकी अपील अलग होती थी, सब अलग होता था, तो एक फीस और मिलती थी। तो वो हो गया इम्प्लीकेशन। पर एक इम्प्लीकेशन ये और है कि अब वो जो डिमांड नोटिस में जो अमाउंट होता है जिसका 10% 20% जो जमा करा के ऑटोमेटिक स्टे मिल जाता है बाकी अमाउंट का, अब वो पेनल्टी सहित अमाउंट का 10% जमा कराना पड़ेगा तब 90% स्टे मिलेगा। दैट इज वन इम्प्लीकेशन। ऑफ कोर्स इन्होंने कहा है कि पेनल्टी वाले अमाउंट पर हम ब्याज 220(2) का ब्याज अभी चालू नहीं करेंगे, वो उसी समय से चालू करेंगे जब सीआईडी भी हो जाएगी, लेकिन वो डिमांड तो है। Now, there is a small amnesty scheme for those who have violated some provisions of the foreign black money law. ये उन लोगों के काम किया है जो जिन्होंने फॉरेन से इनकम अर्न करी और वो दिखाने से रह गई, या उस पर टैक्स नहीं दिया, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, या एक रिक्वायरमेंट है शेड्यूल FA रिटर्न में कि आपके फॉरेन में कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे बेनिफिशियरी हो चाहे नहीं हो, सिग्नेटरी भी हो,
तो भी आपको उसके पर्टिकुलर्स लिखने पड़ते, दिखाने पड़ते, और आपने अगर नहीं दिखाया तो उसका कॉन्सिक्वेंस है सीधी जेल। पिछले साल उसके लिए एक सर्कुलर आया था कि 20 लाख तक रुपए का अगर कोई मामला है तो उसमें जेल नहीं भेजेंगे, जेल का नोटिस नहीं आएगा। अब ये एक एमनेस्टी ले आए उसमें, और उसकी एमनेस्टी ये लाए कि अगर वो जो फॉरेन की अनडिस्क्लोज्ड इनकम या असेट 1 करोड़ रुपए तक की है तो उसको आप अब दिखा दीजिए स्कीम में, और वो 30% टैक्स जो उसका देना है उसके साथ 30% पेनल्टी और दे दीजिए, 60% दे दीजिए और काम खत्म। अब आपको जेल वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, 30 + 30 कर दीजिए। लेकिन ये उन्हीं के लिए लगेगा जिनकी फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम 1 करोड़ तक की है। दूसरा, ये ज्यादातर ये गलतियां उनकी हुई जो स्टूडेंट्स गए और वहां पे कुछ कमा लिया और उस पर टैक्स नहीं दिया, या 1 साल के लिए बाहर गए, वहां इनकम्स हो गई, उसका टैक्स देना भूल गए, उनको पता ही नहीं था, या फादर को ही नहीं बताया, बाद में मालूम पड़ा, फादर रिटर्न भरते हैं यहाँ पे, वगैरह वगैरह। जो डिस्क्लोजर वाली रिक्वायरमेंट थी शेड्यूल FA, उसमें एमनेस्टी तब एप्लीकेबल होगी जब उस असेट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ तक की है, तो भी आप एमनेस्टी में जा सकते हैं। और यहाँ पे कोई टैक्स तो देना नहीं है, क्योंकि इनकम तो है ही, खाली बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह देनी थी आपको। तो 5 करोड़ तक की वैल्यू का अगर असेट की वैल्यू का है, जहाँ पे इनकम पर टैक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो सब दिया हुआ है, केवल दिखाने का क्वेश्चन है, उस केस में 1 लाख रुपए फीस लगेगी। वो फीस जमा कराओ और आपका कंप्लायंस एमनेस्टी हो जाएगी, अब प्रोसिक्यूशन का नोटिस नहीं आएगा। ये जो 6 महीने ये कहाँ से काउंट कर रहे हैं, ये इन्होंने डाला है, ये डिक्लेरेशन फाइल करके उसके बाद 1 महीने में वेरीफाई कर, वो चेक करेगा, 2 महीने में फिर टैक्स जमा होगा। ये सब प्रोसीजर, वो डेडलाइन इसके अंदर डाली है इन्होंने लॉ में। एमनेस्टी स्कीम चालू होने की डेट अभी आएगी, वहाँ से 6 महीने चलेगी। Now, I think up till now there were important provisions. हाँ, ये एक लास्ट और बता देता हूँ, अनएक्सप्लेन्ड इनकम का। ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम या अनडिस्क्लोज्ड इनकम का टैक्सेशन है, अभी स्पेशल रेट 115 जो सेक्शन है उसमें 60% है, उसको घटा के 30% कर दिया है कैश क्रेडिट और इन सब की। लेकिन ये आप नहीं समझिए कि टैक्स घटा दिया है, क्योंकि पेनल्टी इसकी जो लगती थी वो सिर्फ 10% लगती थी, उसकी जगह आप पेनल्टी को 200% पेनल्टी वाले प्रोविजन पे डाल दिया। तो जो इसका इम्प्लीकेशन है वो ये इम्प्लीकेशन है कि अभी तक ये होता था कि सपोज 1 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट मिली या अनएक्सप्लेन्ड मनी मिली, उस पर टैक्स लगता था 60%, मतलब 60 लाख रुपए, सरचार्ज लगता था 25%, मतलब 15 लाख रुपए, एजुकेशन सेस 3 लाख रुपए, 78 लाख रुपए, पेनल्टी 10%, 7 लाख 80 हजार रुपए, टोटल इम्प्लीकेशन 85 लाख 80 हजार का आता था। 1 करोड़ पर इम्प्लीकेशन 85 लाख, 15 लाख फिर भी बचते थे। अब इनका इम्प्लीकेशन आएगा टैक्स केवल 30 लाख रुपए, फिर सरचार्ज और पेनल्टी 200% लगाने के बाद टोटल इम्प्लीकेशन 1 करोड़ 17 लाख का आएगा। 1 करोड़ की इनकम पर टोटल इम्प्लीकेशन 1 करोड़ 17 लाख का है। तो अब 17 लाख रुपए जेब से और दे रहे हैं। नाउ दैट्स अनदर चेंज। तो अब जो 148 का नोटिस आए, तो अब क्यों ज्यादातर लोग अपडेटेड रिटर्न भरना पसंद करेंगे, उसका रीजन ये है। Now, it's not that important. I conclude my presentation here, and I thank the organizers to have provided me this opportunity. Yes. ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में अलग स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है, तो इनकम टैक्स की जगह ये अपने स्टैंडर्ड्स के लिए कंपनीज एक्ट वाले जो स्टैंडर्ड्स है
उसमें ही अमेंडमेंट करवा देंगे, जो अपने पॉइंट से वो डलवा देंगे। और इनकम टैक्स की जो सेपरेट स्टैंडर्ड है इनकम कंप्यूटेशन वाले वो अलग है। समझ में नहीं आया, थोड़ा तेज बोलो। यस यस नकद इसको कोर्ट में जमा कराया आपने कोर्ट में जमा कराया। नॉर्मली इसका प्रोसेस ये होता है कि आप कोर्ट में डिपॉजिट करते हैं और कोर्ट उसको रिलीज करता है, तब नहीं